जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट्स, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कंफर्म कर दो बेटा। इज माई वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? एम ऑडिबल टू, एम विजिबल टू? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुकेश जय हिंद, जय हिंद। सिमरन जय हिंद, वंदे मातरम। तन्मय जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद। हाँ बेटा, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो। इज माई वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? अगर वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है तो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। शुरुआत करें सेशन की। और आज अपने को इंडस वैली को खत्म करना है, मतलब भाई साहब चैप्टर खत्म करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर कैरेट्स? सब बढ़िया चल रहा है जीवन में? वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ठीक से दिखाई दे रहा हूं? मैं सुनाई दे रहा हूं? मेरी वॉइस वॉइस सब बढ़िया है, क्लियर है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हाँ जी बेटा, वॉइस इन वीडियो क्लियर है? समझ में आ रहा है? वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय जय सिया राम, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करें बेटा सेशन को, है ना। बिल्कुल भी देखो देर नहीं करेंगे, बिकॉज आज क्या है कि आज थोड़ा सा अपने को पढ़ना ज्यादा है, तो आज अपन बातचीत थोड़ी कम करेंगे। आप पहली क्लास थी उसमें इंडस वैली के बारे में अपन ने पढ़ा, आज अपने को कंप्लीट करना है। नहीं हाँ भैया, नहीं तो पीछे रह जाएंगे अपन। चलो स्टार्ट करें सेशन को। वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर कैरेट्स? प्लीज कंफर्म कर दो, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जय हिंद, जय हिंद। चलो आई थिंक वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। अगर मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूं, तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के भाग 2 के बारे में बात करने वाले। पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, नाउ इट्स द पार्ट 2। भाग 2 के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 है, आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले। पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट करेंगे और उसी के आगे हम बात करेंगे कि चीजें क्या हो रही थी, क्या चीजें किस तरह से चली और किस तरीके से फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो लास्ट हम लोगों ने बात कर ली थी। चलिए, गला खराब नहीं, नहीं मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है शायद, इसलिए मेरी आवाज से लग रहा होगा ऐसा। गला खराब नहीं है, हो जाता है यार। वो क्या है कि थोड़ा सा अभी मौसम बदल रहा है, अब मौसम बदल रहा है और मैंने मौसम बदलने पे ध्यान दिया नहीं, तो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए, वॉइस इन वीडियो क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कंप्लीट करो भाई साहब, जल्दी कंप्लीट करो। चलो अपन एक टाइमलाइन बना के करते हैं। अब टाइमलाइन तो क्या, अपन लोग स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। स्टार्ट करें, पर एक सवाल पूछूंगा पहले। कराने से पहले एक सवाल करेंगे। डीपीपी इसके बाद मिलेगी बेटा, आज इंडस वैली खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आज डीपीपी मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करें। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पर एक सवाल का जवाब कितने % बच्चे देते हैं मैं देखता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एनसीईआरटी के हिसाब से मैच्योर फेस कब से कब तक चल रहा है? जो मैच्योर फेस है इंडस वैली का, वो कब से कब तक है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैच्योर के बारे में बच्चा याद रखना, मैच्योर फेस जो है कब से कब तक है? तब से तब तक ये मैच्योर फेस इंडस वैली का चल रहा है कि साहब यहां से लेके यहां तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस चल रहा है, कि यहां से लेके यहां तक इंडस वैली का मैच्योर फेस है। जिसके सवाल पूछा जाता है कि इंडस वैली सभ्यता का मैच्योर फेस कब से कब तक है? 2600 से लेके 1400 बीसी तक, 2600 से लेके 1900 बीसी तक, 2600 से लेके 3300 से लेके 2600 बीसी तक, या 2600 से लेके 1300 बीसी तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस कब से कब तक है? सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योर फेस, है ना। हम नॉर्मल फेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली का मैच्योर फेस कब से कब तक है। बताओ, कब से कब तक इंडस वैली का मैच्योर फेस है? बिल्कुल सही, आप में से बहुत सारे बच्चों को आंसर पता है। पता है तो सही जवाब दो आंसर का। बिल्कुल, देखो सीधी बात है, हम लोगों ने जब मैच्योर फेस के बारे में बात करते हैं ना अपन, जब भी मैं बात करूंगा मैच्योर फेस के बारे में, तो 2600 से लेके 1900 बीसी तक एनसीईआरटी ने इसी को सही माना है। और एग्जाम में भी जो पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर भी आपसे मैच्योर फेस के बारे में ही पूछेंगे, आपसे किसी और फेस के बारे में वो बात नहीं करते, आपसे वो पूछेंगे मैच्योर फेस के बारे में। एसएसबी होगा बेटा आपका, एक बार ये 13 तारीख का एग्जाम हो जाए बच्चों का, उसके बाद संडे टू संडे मैं ही लूंगा एसएसबी आपका, साइकोलॉजिकल पार्ट में लूंगा, इसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। पैनलिस्ट के जो एसएसबी रियल पैनलिस्ट है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे लाइव लूंगा संडे, चिंता मत करना। अभी केवल क्या 13 तारीख तक एग्जाम है, एग्जाम के बाद ही अपन स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा बैच में एडजस्ट हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, देन विल स्टार्ट द एसएसबी ऑल्सो, चिंता मत करना। ओके चलिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, 83.95। ओके, आज देखो, आज लेटर बोर्ड दिखाऊंगा मैं। आज कुछ सवाल करेंगे, लेटर बोर्ड देखेंगे कि सबसे पहले जवाब किसने दिया, लास्ट में दिया किसने। देखो हालांकि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियरली यहाँ पे कह दूं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है। मतलब कोई किसने जल्दी जवाब दे दिया, किसने लेट दिया, मतलब मेरे को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं रैंकिंग पे भरोसा नहीं रखता हूँ कभी भी, ये मेरा नेचर है। जो मेरे को बच्चे जानते वो जानते, मैं रैंकिंग पे कभी भरोसा नहीं रखता हूँ कि कोई रैंक 1 आ गया तो मेरे लिए वो बच्चा ज्यादा प्यारा हो गया, या जिसका रैंक नहीं आया, या जो बच्चा फेल हो गया, या जिसका सेकंड नंबर पे आ गया,
तो मेरे लिए वो बच्चा कम है। मैं किसी भी एस्पिरेंट को मैं उसके रैंक से कभी नहीं तोलता हूँ, पढ़ाई से तो मैं कभी तोल ही नहीं सकता कि पढ़ाई में क्या करा क्या नहीं करा। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अपना दिमाग होता है, हर बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व होता है, हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर बच्चे का अपना एक बिहेवियर होता है, उसके ओलक्यूज होते हैं। तो केवल उसको एक नंबर्स पे तोल देना वो मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगती है वो चीज़ें। अब ठीक है जो भी है, बट मैं कभी भी, तो मेरे को बुरा मत मानना कोई कि सर आपने तो हमारा नाम लिया ही नहीं, सर मैं तो 1 आ गया था पहले, आपने मेरे को कॉल किया ही नहीं। मेरे से होता नहीं बेटा, है ना, मेरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता कि जो बच्चा है 1 आया उसको मैं बहुत करूं और जो नहीं आ पाया, ठीक है ना, सबका अलग अलग रहता है। चलो आगे बढ़े भाई साहब। हाँ जी आगे बढ़ते चलो। दिस इज अ ग्रुप फॉर द एसएसबी और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सभी के लिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन आप चाहो तो कर लेना। ओके चलो। हाँ जी हम लोगों ने बात करी थी, अपन लोग अपने एरिया के ऊपर आगे बढ़ते हैं, अपन लोग अपने सिविलाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी रीजन के। ठीक है, अपन बिना किसी घुमा फिरा के आज अपने को केवल पढ़ना है, मैं क्लियरली बता दूं आज केवल पढ़ना है अपने को, है ना। अब देखो हाँ जी यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, याद रखिएगा हम आईवीसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब बात की जाए तो दुनिया के अंदर 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है कि नहीं। दुनिया के अंदर हमने बात करी थी कि दुनिया में 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, 4 में एरिया वाइज सबसे बड़ी अपनी है, अपन डेवलप भी अपनी है, एरिया वाइज भी अपनी है। अब ऐसा है, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग कौन से ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, हम जो ईंट का यूज कर रहे हैं, एक तो अपनी ईंट का साइज बड़ा है, ठीक है, और अपनी ईंट कैसे बर्न ब्रिक्स है, बर्न मतलब भट्टी के अंदर बढ़िया अपन ने तपा के पक्की ईंट बनाई है। ये पता है ये कौन सी ब्रिक्स का यूज करते हैं, मेसोपोटामिया वाले, ये बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते हैं। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, सूरज के अंदर तपी हुई ईंट है। ये भी बर्न ब्रिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं कि बढ़िया भट्टी के अंदर ईंट वीट तपा ली और तपा के उसका यूज कर रहे हैं, नहीं, ये बेक्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं। बेक्ड का मतलब क्या होता है कि आप बेकिंग कर रहे हैं, साहब उसको तपा रहे हैं, भट्टी के अंदर नहीं तपा पा रहे हैं, आप सूरज के नीचे, सूरज की गर्मी के अंदर उसको तपाते हैं और आप फिर उस ब्रिक्स से आप अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। अब हम लोगों ने इंडस वैली की टाउन प्लानिंग के बारे में बात करी थी टाउन प्लानिंग के बारे में। हमने देखा इंडस वैली के अंदर साहब एक बहुत बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। हमने बात करी यहाँ पर कि इंडस वैली के अंदर ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ कहाँ पर था, मोहनजोदारो के अंदर था। हम लोगों ने इंडस वैली के अंदर बात करी कि यहाँ पर 2 ग्रीनरीज के बारे में बात करी कि 6 कमरे की 2 ग्रीनरीज बनाई गई। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो इनकी थी, इनकी सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी। हमने सैटेलाइट के बारे में बात करी, एक नीचे जो है वो आम आदमी के लिए भैया घर है और ऊपर सैटेलाइट यहाँ पर होता है। कई सारी चीजों के बारे में हम बात करें और अलग अलग जगह और अलग अलग शहरों के बारे में हमने बात करी। अब हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे, याद रखना अब ये शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये शहर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देकर रखा है। यूनेस्को पता है ना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देकर रखा है, मतलब दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लेसेस है ये। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं जेठालाल की वाइफ जहां रहती है अहमदाबाद, है ना, उनका जो भाई सुंदर वीरा, हाँ मैं उधर की बात कर रहा हूँ बेसिकली। मैं जो जिस एरिया की बात कर रहा हूँ वो है आपका धोलावीरा। नोट कीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लेस, और कई एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 बार इससे क्वेश्चन आया। दैट इज द प्लेस, दैट प्लेस इज कॉल्ड द धोलावीरा। क्या नाम है, धोलावीरा। धोलावीरा, वीरा का सुंदर वीरा का सुंदर वीरा है गुजरात का, धोलावीरा याद रखना। धोलावीरा का है गुजरात के अंदर, मैप के ऊपर देख लो एक बार, मैप में देखिए धोलावीरा का है, दिख जाए भाई साहब, मैप किधर है देख लेते हैं एक बार। चलो मैप आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि धोलावीरा बेसिकली है क्या। तो धोलावीरा जो है बेसिकली ये गुजरात के अंदर है। तो पहली बात अपने को याद रखना, धोलावीरा कहाँ है साहब, धोलावीरा है गुजरात के अंदर। अब धोलावीरा फेमस क्यों है, धोलावीरा 2 चीजों के लिए, 2 से 3 चीजों के लिए धोलावीरा बहुत फेमस है। बहुत फेमस क्यों है, देखो धोलावीरा के अंदर एक सबसे अजीब चीज और सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिलती है कि धोलावीरा के अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेहतरीन है। याद रखिएगा, धोलावीरा रण ऑफ कच्छ के अंदर है और इसमें सबसे बेहतरीन आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, पानी को संजो के रखना, पानी को सिक्योर करने में लोग बड़े सक्षम थे। बारिश के पानी को सिक्योर कैसे करना, बड़ा तालाब बना लिया। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये लोग बहुत आगे। बिकॉज देखो ये एरिया जो था रण ऑफ कच्छ के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पानी वानी बहुत ज्यादा नहीं है। रण ऑफ कच्छ साहब बहुत पानी वानी नहीं आता यहाँ पर। तो यहाँ पर पानी को सिक्योर करके रखना, पानी को सही तरीके से मैनेज करना बड़ा जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी को मैनेज नहीं किया तो गड़बड़ कर दोगे, फिर तो पानी का पियोगे कहां से। ये चीज याद रखिएगा कि धोलावीरा में सबसे पहली चीज ये थी कि ये फेमस है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और इसी कारण से इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देकर रखा है। दूसरी बात धोलावीरा की बड़ी खास है, और ये बड़ी खास बात है, ये बात ऐसी है आपको जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी होगी, मेरे को भी हुई थी। धोलावीरा के अंदर क्या है, आप देखोगे कि अपन नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो इंडस वैली के अंदर शहर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक है साइटेडल हो जाता है,
दूसरा आपका नीचे आम एरिया मैंगो पीपल के लिए क्या है, आपका नीचे जो सिटी है, नॉर्मल सिटी है, वो आम आदमी के लिए थी। धोलावीरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, धोलावीरा कालीबंगन 2 जगह पर ऐसी है, 2 जगह ऐसी है धोलावीरा जिसमें से एक और एक कालीबंगन है, कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका अपर टाउन, कास्टल, सैटिडल, ये अपर टाउन हो गया। उसके बाद यहां पर आप देखोगे साहब, यहां पर एक मिडिल टाउन भी दिखता है, मतलब मिडिल टाउन है सेकंड स्टेप, और लास्ट में आपको मिलेगा लोअर टाउन। ये देखो, तो ये अपर टाउन हो गया, ये मिडिल टाउन हो गया, ये लोअर टाउन हो गया। धोलावीरा एक ऐसी जगह है, धोलावीरा के साथ कालीबंगन भी ऐसी जगह है, राजस्थान के अंदर कालीबंगन है। ये जगह ऐसी कि साहब ये जो एरियाज हैं ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। यहां पर 2 सिटीज नहीं है कि साहब अपर टाउन और लोअर टाउन, नहीं नहीं, यहां पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। यहां पर मिडिल टाउन भी है। अब किस लिए मिडिल टाउन है, वी डोंट इवन न्यू, अपन नहीं जानते, बट कुछ लोग कहते हैं और कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो मिडिल टाउन वाला एरिया है, मिडिल टाउन वाले एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है, मिडिल टाउन वाले एरिया के अंदर लेबर रहते हैं। लेबर मतलब जो काम करते हैं, मजदूरों के लिए मिडिल टाउन है। जो मिडिल टाउन वाला एरिया वो मजदूरों के लिए बनाया गया, वहां पे मजदूर रहते हैं भैया। लोअर टाउन में आम आदमी रहेगा, अपर टाउन के अंदर जो अमीर आदमी रहेगा, बट यहाँ पर मिडिल टाउन भी है। तो ये जो एक ऐसा एरिया धोलावीरा और कालीबंगन ऐसी जगह इंडस वैली की जहां पर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं शहर के। तो याद रखिएगा, याद रहेगा, हाँ जी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। देखो ये देखो, ये धोलावीरा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। और धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है, ये देखो, ये दिख रहा है साइन बोर्ड। धोलावीरा के अंदर एक साइन बोर्ड मिला, देखो कुछ लिखा हुआ तो है इस पे, कौन पढ़ सकता है इसको, कोई नहीं पढ़ सकता, अभी अपने को नहीं पता इस पे लिखा क्या, वी डोंट इवन न्यू। इस टाइम की जो लैंग्वेज उसको अपन अभी डिकोडिफाई नहीं कर पाए। अपने को पता है क्या कुछ लिखा है यहाँ पे, दैट इज रिटन समथिंग, कुछ लिखा है, एक चक्र बना है, उधर टी जैसा कुछ लिखा है, फिर चक्र बना है, कुछ लिखा तो है, बट हमको समझ में नहीं आया कि ये है क्या, क्या लिखा है, वी डोंट इवन न्यू, हमको नहीं पता, अभी अपन समझ नहीं पाए, अपन समझ नहीं पाए कि भाषा क्या है। तो याद रखिएगा इस टाइम की भाषा को अपन ने देख तो लिया, पर इस भाषा को अभी तक अपन डिकोडिफाई नहीं कर पाए कि किसका मतलब क्या है। ये पॉइंट नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये एग्जाम के अंदर आती। चलिए अब अगले शहर के बारे में बात करें तो ये शहर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली इस शहर के बिना अधूरी है। इस शहर के बिना इंडस वैली सिविलाइजेशन अधूरी है। और इस शहर को जाना जाता है अपने ट्रेडिंग पोर्ट की वजह से। जी हाँ, जितने भी जहाज मेसोपोटामिया से आते हैं, जितने भी जहाज वहाज मेसोपोटामिया से आ रहे हैं, सारे के सारे जहाज यहां पे आके लुकते हैं। ये ट्रेडिंग पोर्ट है। ट्रेडिंग पोर्ट का मतलब समझते हो, जहां से व्यापार होता है, एक ऐसा पोर्ट जहां से व्यापार होता है। और शहर का नाम है लोथल, सुना है इसके बारे में, हाँ, जिसलिए लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता है, दैट इज द लोथल। ये देखो लोथल है, ये लोथल है, लोथल इस तरीके से था, ये लोथल है, इट इज ए पोर्ट सिटी, समुद्र के किनारे पर है। और समुद्र के किनारे पर बसा है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होगी, सबसे बड़ी चीज यहां पर ये होगी कि यहां से सामान का ट्रेड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें, इंडस वैली के अंदर कुछ अच्छी चीज बनी, उसको ट्रेड करके कहां पर ले जाएंगे, उसको ट्रेड करके मेसोपोटामिया के अंदर ले जाएंगे। मेसोपोटामिया के अंदर कोई बहुत बढ़िया चीज बनी है, वहां से ट्रेड हो रहा है, तो मेसोपोटामिया से जहां से इंडस वैली के अंदर आएंगे तो कहां पर रुकेंगे, लोथल के अंदर रुकेंगे। तो लोथल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, दैट इज अ ट्रेडिंग पोर्ट, ट्रेडिंग पोर्ट है। अब ट्रेडिंग पोर्ट होने के कारण देखो इसके अंदर सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है, जरूरी है, सिक्योरिटी की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, सिक्योरिटी होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। पर देखो एक चीज है, बड़ी अजीब बात है, ट्रेडिंग पोर्ट है, यहां तो बहुत सारा सामान आता है जाता है, ये तो बड़ी अच्छी चीज होना चाहिए, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। चल धोलावीरा भी गुजरात में, यहां देखो गुजरात में जितने शहर हैं इंडस वैली के टाइम पर भी, आप देखो गुजरात के शहर के अंदर भी आप बिजनेस ही देखोगे, गुजरात बिजनेस का सेंटर है उस टाइम पर भी। लोथल भी बिजनेस का सेंटर था, धोलावीरा भी बिजनेस का सेंटर है, आज भी गुजरात बिजनेस का सेंटर है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग बातें और ये इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखना इन चीजों के बारे में। अब देखो एक चीज बताओ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और ये सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब देना। धोलावीरा के अंदर एक बहुत बड़ी बात चीज ये है, हालांकि चीजें तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप सब समझ जाओगे कि चीजें हैं, पर धोलावीरा के अंदर जो अपर टाउन है, लोअर टाउन है, अपर टाउन का फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। फोर्टिफिकेशन समझते हो क्या होता है, यहां पर फोर्टिफिकेशन नहीं है धोलावीरा के अंदर, माफ कीजिएगा लोथल का फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है पता है, मान लो ये शहर है, ये शहर है भाई, अभी शहर इंपॉर्टेंट है, तो शहर के आसपास एक बहुत बड़ी दीवार बना देंगे ताकि कोई अंदर नहीं जा पाए। अभी मान लो अपर टाउन है, अपर टाउन ऊपर की साइड अपर टाउन है, अपर टाउन के आसपास भी क्या है, बहुत बड़ी दीवार बना देंगे ताकि कोई बाहर से इसके अंदर नहीं जा पाए ऐसी। पर लोथल के अंदर हम देखते हैं साहब कि लोथल का फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया, ये रीजन क्या है इसका,
इसका फोर्टिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है इसका? और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ऐसा नहीं था कि रियल नेचुरल पोर्ट है। ये दुनिया का सबसे पुराना कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल डॉक है। हाँ, जमीन खोद खोद के समुद्र के पानी को वहां तक लेकर आए। बट ये है क्या भाई साहब, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुनिया का पहला सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉक ये है। और सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है ऐसा? फोर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया? फोर्टिफिकेशन नहीं करने का रीजन क्या है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो समुद्र के पास है ये, दैट इज द रीजन। समुद्र के पास है और दूसरी बात क्या है, काफी हाइट पे था, तो फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही इनको, फालतू फोर्टिफिकेशन क्यों करें? तो काफी हाइट पे, समुद्र के पास से पहली बात, दूसरा काफी हाइट पे, तो काफी हाइट पे होने के कारण इसका फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं। और इट्स अ ट्रेडिंग पोर्ट, ट्रेडिंग पोर्ट के कारण क्या होता है कि ट्रेडिंग पोर्ट जो है उसको बहुत फोर्टिफाइड आप नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या है कि जो नए व्यापारी वो देख के डर जाते कि अरे यार इतना आसपास इतना बिल्डिंग बिल्डिंग क्यों बना के रखी है, कोई खतरा वतरा तो नहीं यहाँ पे। तो दूसरी दो चीजें यहाँ पर रखना, एक तो ऑलरेडी ये पहले हाइट के ऊपर है, तो हाइट के ऊपर है तो भैया पानी वहां तक जाएगा नहीं समुद्र का, और फोर्टिफाई करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर इस अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए एक दूसरा काम करते हैं। पता है क्या काम करते हैं? लोथल के अंदर आप देखो इसकी जो दीवारें हैं, ये देखो दीवारें पत्थर की बनी, बड़े बड़े ब्रिक्स की दीवार बनाई इन्होंने, बड़े बड़े पत्थरों की बनाई, मतलब रॉक्स की दीवार बना दी। यहां पर वो ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ईंट का भी यूज कर रहे हैं, बट आप देखेंगे लोथल की जो दीवारें हैं, कुछ मेजर दीवारें वो बड़े बड़े पत्थरों की बनाई गई। क्यों पता है? फ्लड से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए बड़े बड़े पत्थर की दीवार बनाई कि यार फ्लड आए तो पत्थर की दीवार ये जो है ना ये सहलेगी। तो ये देखो दिमाग कितना लगा रहे हैं लोग, साइंस का नॉलेज है इनको, हाँ है दिमाग, इसलिए तो लगा पा रहे कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि जो लोथल है उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी और रॉक की बनी, ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और लोथल जो है वो ट्रेडिंग पोर्ट है, किसका ट्रेड कर रहे हैं? ये ट्रेड करते हैं मेजरली जेम्स का, ऑर्नामेंट्स का, गहनों का। जेम्स मतलब ऐसे पत्थर जो नहीं थे, सुनहरे पत्थर है जो बहुत प्रेशियस स्टोन है, उनका ट्रेड यहां से किया जाता है। तो लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलिएगा कि अगर किसी को हमला करना है सबसे पहले तो हमला करेगा तो वो लोथल के अंदर करेगा, कहीं और कर सकता है क्या? नहीं साहब, कहीं और नहीं कर सकता। डॉक जहां पर जहाज का सामान रखाया जाता है बेटा, आर्टिफिशियल डॉक का मतलब है कि हाथ से बनाया गया, ऐसे नेचुरली नहीं बना है। खोदा उसको, जमीन को खोद के समुद्र के पानी तक ले, समुद्र का पानी वहां तक लेकर आए, और उसके बाद क्या करा, वहां पर डॉक बनाया गया। डॉक का मतलब जहां पर ट्रेडिंग, जहां पर सामान रखा जाता है ट्रेड करने के लिए, इसे डॉक कहा जाता है। ठीक है, डॉकयार्ड सुना होगा, जहां पर जहाज आएंगे। जैसे ये जहाज यहाँ पर आएगा साहब, ये आर्टिफिशियल बना के रखा है, ये देखो ये सड़कें बनाई इन्होंने, ये सड़कें बना के रखी। ऐसा थोड़ी ना कि पत्थर पहले से एग्जैक्टली ऐसा बना हुआ था, आर्टिफिशियल है, सड़कें ऐसी बनाई गई और यहां तक पानी लाया गया और धीरे धीरे फिर बाहर निकला जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली समुद्र टच हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो ये एरिया है, अब लोथल यहाँ पे लोथल है, लोथल यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहां से एक नहर बनाना शुरू करेंगे, ऐसी नहर बनेगी, और ये नहर कहां से होती हुई जाएगी? समुद्र से होती जाएगी। तो कोई भी जहाज आएगा तो पहले जहाज कहां जाएगा? जहाज सबसे पहले यहां पे जाएगा, और इस जहां से जाने के बाद फिर वो इस नहर से लोथल तक, पोर्ट तक पहुंचेगा, और उसके बाद फिर जहाज को जब निकलना है तो यहां से नहर से निकल के फिर वो समुद्र तक पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं साहब कि बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही लोथल है, नहीं नहीं, थोड़ा सा अंदर है लोथल। इसे डॉक कहा जाता है, और ये आर्टिफिशियल बिकॉज इन्होंने खुद ने बनाया है ना। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आ गया? अभी आ गया समझ में? हाँ, तो लोथल के बारे में ये चीज याद रखिएगा। और लोथल जो है इसे आर्टिफिशियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब इतना बड़ा है इंडस वैली, इतना बड़ा मोहनजोदड़ो, इतना बड़ा, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को कि साहब लोअर टाउन यहाँ पर है, अपर टाउन यहाँ पर है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बात करी। पर मुझे एक बात बताओ कि जैसे अपर टाउन है, साइटडल है, नीचे लोअर टाउन है, तो क्या ये राजा महाराजा किंग वाला कुछ मामला हो सकता है क्या? राजा किंग ये वाला मामला कुछ हो सकता है क्या कि ये जो अपर टाउन है सब, यहां पर कोई राजा रहता है, किंग रहता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि राजा महाराजा अपर टाउन के अंदर रहते हो? इज इट पॉसिबल? गुजरात में बेटा लोथल, लोथल इज इन गुजरात। चिंता मत करना, सारे एरियाज को किसने खोजा, किस नदी के किनारे है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजा वाजा हो सकता है क्या? देखो होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। बिना राजा के इतना बड़ा महल बनाना, सैटल, मतलब देखो सीधी बात है, जो सैटल के ऊपर रह रहा है, जो अपर टाउन में रहता है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रिविलेज तो है ही सी, मतलब वो कुछ ना कुछ या किसी ना किसी तरीके से वो महान तो है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रिविलेज तो है। अब अपने को ही नहीं बता, अपन क्लियरली कह नहीं सकते कि वो राजा होगा। हम लोग ये कहते हैं कि हो सकता है साहब की मर्चेंटाइल क्लास हो, कि बिजनेसमैन हो, और बड़े बिजनेसमैन ऊपर रहते हैं, छोटे बिजनेसमैन नीचे रहते हैं। हम ये कह नहीं सकते बेटा, कुछ तो है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होना चाहिए। बिकॉज बिना किसी राजा के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के
इतने बड़े शहर को चलाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के इतने बड़े शहर को चलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है साहब कि ये जो इंडस वैली के अंदर जो अपर टाउन है, वहां पर मर्चेंट क्लास के लोग रहते हैं। मर्चेंट क्लास मतलब बिजनेसमैन, पैसे वाले, जो बिजनेस नहीं कर रहे, जो ट्रेड नहीं कर रहे, बोले जिनके पास बहुत पैसा है, पैसा वैसा है, वो अपर क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा वैसा नहीं, थोड़े से गरीब है, पैसा ज्यादा नहीं कम है, वो लोग लेते हैं लोअर टाउन के अंदर। अब ये दो चीजें कही जाती है। अब ये कहा क्यों गया है? बिकॉज देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर क्लियरली कहा जाए तो केवल एक जानकारी मिली है अपने को, और वो जानकारी पता है क्या है? मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति मिलती है। मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति मिली है, एक बियर्डेड मैन की, दाढ़ी वाला आदमी। साहब देखो, दाढ़ी वाली वहां पर भी रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दाढ़ी वाली रखी जा रही है। बियर्डेड मैन की मूर्ति मिली है, और इस बियर्डेड मैन की मूर्ति को कहा जाता है दी प्राइस्ड किंग। नोट कीजिएगा, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया प्राइस्ड किंग। कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसे क्या कहा गया? प्राइस्ड किंग। अब प्राइस्ड किंग को देखो, बियर्डेड मैन की है मूर्ति, तो लगता तो है कि यार कोई तो होगा, तभी तो उसकी मूर्ति बनाई है। देखो मूर्ति भी बढ़िया है, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी है, आदमी की प्रॉपर दाढ़ी है, और ये देखो बिल्कुल फूल कलियां, शॉल वाल ओढ़ के रखा है इसने, बिल्कुल एक पैटर्न के अंदर। ये देखो एक सेम पैटर्न का कुछ इसने शॉल पहनी है और शॉल वाल ओढ़ के रखा है। तो लगता तो है कि ये शायद किसी अमीर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी है, माइट भी कोई अमीर आदमी हो, इट माइट भी, हो सकता है कोई अमीर आदमी है या कोई राजा रहा हो, हमको भी पता नहीं है। बिकॉज ये एक ही मूर्ति मिली है आपको, इस तरह की जो है वो एक ही मूर्ति मिली है। बियर्ड नहीं आती ना सर? अरे बियर्ड तो है, ये बियर्ड है, ये बियर्ड। अब उनको इतने अच्छे से बनाते नहीं आती, तो उन्होंने लाइन खींच दी। देखो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो बियर्ड तो रखते हैं उस टाइम पर भी। तो अब अपने को नहीं पता भाई कौन है, बट ये कहा जा सकता है कि हाँ, यहां पर कुछ तो था, कुछ तो है, कुछ तो है साहब, कुछ तो है। सर धोलावीरा में सैटल है भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, फोर्टिफाइड नहीं है, फोर्टिफिकेशन नहीं है, ये कहा था मैंने। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है साहब कि ये जो प्राइस्ड किंग है, ये कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है आपको, ये कुछ ना कुछ शो तो करता है। इट माइट बी शोइंग कि हाँ यहाँ पर क्लास है, कोई ना कोई क्लास तो है, मर्केंटाइल क्लास तो है, मर्चेंट क्लास तो है, नोबल तो है, बट राजा है, राजी रानी है, अपने को ये नहीं पता। हम ये कभी कह नहीं सकते कि राजा रानी है कि नहीं। बट एक चीज तय है, एक चीज बिल्कुल तय है कि इनके पास आर्मी नहीं है। दे डोंट हैव आर्मी। जी हाँ, इनके पास आर्मी है ही नहीं। दे डोंट हैव आर्मी, आर्मी नहीं इनके पास। दे डोंट हैव आर्मी। सोचो, इनके पास आर्मी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी सैनिक के साक्ष्य नहीं मिल रहे आपको। आर्मी नहीं इनके पास, दे डोंट हैव द आर्मी। अपनी रक्षा कैसे करते नहीं पता, अपनी रक्षा कैसे करते नहीं पता साहब। रक्षा अपनी कैसे करेगा कोई आदमी? अगर किसी के पास आर्मी नहीं है तो उसकी रक्षा कैसे करेगा? कैसे करेगा आदमी अगर किसके पास आर्मी नहीं है? रुद्र सिंह, आप ही डाउट तो अभी भरी क्लास में तो मैं कर नहीं सकता ना बेटा, है ना? पहले ही पेपर नहीं कर लो, उसके बाद मैं बिल्कुल डाउट देख के आपके डाउट्स बता दूंगा। पर सबसे बड़ी बात है कि क्या इनके पास आर्मी है? नहीं साहब, इनके पास आर्मी है नहीं, इनके पास आर्मी नहीं है। दे डोंट हैव द आर्मी। इनके पास आर्मी अभी नहीं है, अभी आर्मी नहीं है, तो रक्षा कैसे करते होंगे अपनी? कैसे रक्षा करते हैं? वन मैन आर्मी, हल्क थे इनके पास, वाह वाह वाह। अपनी रक्षा कैसे करेंगे? आर्मी तो नहीं है इनके पास भैया, याद रखो ना, आर्मी है इनके पास ना, वेपन वेपन भी ज्यादा नहीं है। आयरन से परिचित है क्या? आयरन वायरन इनके टाइम पर नहीं आया, अभी आयरन वायरन नहीं है, ब्रॉन्ज एज चल रही, तो आर्मी भी नहीं। अच्छा पता है एक चीज, इनको घोड़े के बारे में भी नहीं पता। हाँ जी, दे डोंट न्यू अबाउट दी हॉर्सेस। बहुत बाद में जाके इनको घोड़े वोड़े के बारे में पता लगेगा, इनको घोड़े के बारे में भी ज्यादा नहीं पता। तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? हाथी वाथी? अरे नहीं यार, नेचर नहीं। ट्रेड, हाँ देखो इनको ये लगता है कि हम तो ट्रेड कर रहे हैं। देखो इस टाइम तक वॉर इतना डेवलप हुआ नहीं। मैंने कहा ना कि वॉर की शुरुआत कब होती है? ब्रॉन्ज एरा के बाद होगी। ब्रॉन्ज एरा के बाद से आयरन एज में और बढ़ जाएगी। तो ब्रॉन्ज एरा के टाइम पर वॉर इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। वॉर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपको आर्मी रखनी पड़ेगी, आपको लोग रखने पड़ेंगे अपने पास लड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी मुश्किल है। दैट इज रीजन कि इनके पास आर्मी नहीं, आर्मी वार्मी इनके पास नहीं। याद रखिएगा, दे डोंट हैव द आर्मी। आर्मी इनके पास नहीं है। आप सोचो आर्मी इनके पास नहीं, आर्मी वार्मी नहीं, क्योंकि लगता है कि साहब इनके पास केवल क्लास ऑफ मर्चेंट्स है, ये सारे के सारे बिजनेसमैन है, इनके पास आर्मी नहीं। बट एक चीज इनके शहरों के अंदर देखने को मिली है, इसे कहा जाता है गोफान। गोफान सुना है कि नहीं? ये पत्थर इस पे रखो और घुमा के फेंको। याद रखिएगा, ये चीज यहां पर देखने को मिलती है कि यहां पर, और ये मिली है सुरकोतड़ा के अंदर। सुरकोतड़ा के अंदर ये चीज देखने को मिली है, केवल एक चीज मिली है, इस तरह के गोफान मिले कि अपनी रक्षा के लिए भैया पत्थर के अंदर बांधो, घुमा के मार दो। बट इससे आप अपनी रक्षा कर पाओगे कि लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। तो आर्मी वार्मी इनके पास नहीं है, दे डोंट हैव एनी इफेक्टिव वॉरियर, दे हैव नो आर्मी, कोई सच इनके पास ऐसे वेपन्स नहीं। दैट इज द रीजन कि सभ्यता खत्म हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं ना, हमेशा एक चीज कहता हूं हमेशा, कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू शुड हैव द वेपन। आपके पास हथियार नहीं तो आप क्या कर लोगे?
हथियार नहीं तो लड़ाई कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इफ यू डोंट हैव वेपन यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप नहीं कर सकते। दुनिया के जिन कंट्रीज ने अपनी आर्मी को शांति से बिठा के रखा है, देखना जब दुनिया के अंदर वॉर होगा ना, वो सारी कंट्रीज सबसे पहले खत्म होने वाली है। ये बात मेरी संभल के रखिएगा, समझिएगा। दुनिया की कुछ कंट्रीज ऐसी जिनके पास आर्मी है ही नहीं, बोले हम तो आर्मी का क्या करेंगे। जब तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो क्या करोगे? तुम्हारी आर्मी तुमको बचाने आएगी। सम कंट्रीज इन सब कंट्रीज इन द वर्ल्ड डोंट हैव दिस स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी नहीं उनके पास। और मैं कहता हूं आर्मी जरूरी है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एवरी सिचुएशन। सिचुएशन के लिए अंदर के लिए तुमको प्रिपेयर रहना बड़ा जरूरी है। अब तुम बोलो नहीं साहब हम इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं रह सकते, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, उसके लिए समय लगता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द एवरी सिचुएशन। लाइक इंडस वैली से अपने को सीखना चाहिए, है कि नहीं? तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे अगर अपन बात करें कि ये सारी चीजें हमने देख ली, हमने क्या क्या देखा इनके बारे में, देखो अपन एक माइंड मैप बना लेते हैं। इंडस वैली के बारे में माइंड मैप बनाते हैं। इंडस वैली के अंदर क्या है साहब, इनको सबसे पहली बात टाउन प्लानिंग करना आता है। हाँ, टाउन प्लानिंग करना तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है, टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी, इंडस वैली की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलप हो गई। हाँ, सब लैंग्वेज डेवलप हो गई, लिखना पढ़ना इनको आता है। तीसरी बात, इंडस वैली के अंदर किंग है। हाँ, शायद हो सकता है, माइट भी किंग हो सकता है क्या? माइट भी, हमको एक्जैक्टली नहीं पता कि राजा है कि नहीं है, माइट भी किंग हो सकता है। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि देखो इतनी बड़ी सभ्यता है, इस पूरी सभ्यता के अंदर कोई रिलीजन है क्या? कोई किसी धर्म को फॉलो करते हैं? आर दे फॉलोइंग एनी रिलीजन? किसी धर्म को फॉलो करते हैं? बहुत सारी कंट्रीज है काजल, एक नहीं। किसी धर्म को ये लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते? आर दे फॉलो एनी रिलीजन और नॉट? किसी धर्म को ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ जी, किसी धर्म को इन कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इंडस वैली के अंदर किसी धर्म को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बताइए, क्या डाउट है तुम्हारा? डाउट तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, विच कंट्री डज नॉट हैव आर्मी? पॉपुलर डाउट्स, कॉमन डाउट्स क्या है सर? क्या IVC में गोल्ड की खोज हो गई थी? हाँ, गोल्ड करते हैं भाई साहब, गोल्ड की खोज हो गई है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट नेम क्या है लोथल का? लोथल ही है। ओके, हाँ जी। किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं? देखो इसका जवाब मैं आपको 2 से 3 शब्दों के अंदर दूंगा और जान के हैरानी होगी, पर भाई साहब एक ही बात बोलूंगा, हर हर महादेव। हाँ जी, दे फॉलो द लॉर्ड शिवा। ये लिंग वर्शिपर्स हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाँ जी, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लिंग वर्शिपर्स हैं। ये महादेव के पुरुष स्वरूप की भी पूजा कर रहे हैं और ये लिंग की भी पूजा करते हैं, पशुपति की भी पूजा कर रहे हैं। दैट मीन्स ये किसी ना किसी धर्म को फॉलो तो करते हैं। यस, दैट इज ट्रू। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा। पहली बात, इंडस वैली के लोगों के सामने आपको कोई मंदिर वंदिर देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं लिंग की। दे आर द लिंग वर्शिपर्स। देखिए, शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके अलावा पशुपति की पूजा करेंगे। एक सील मिली है, वो सील के अंदर एक देवता मिले, वो देवता मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। सवाल आए यहां से, इसलिए पढ़ना ध्यान से। ये प्रोटो शिवा, इन्हें पशुपति या प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। एक व्यक्ति है जो समाधि की मुद्रा के अंदर बैठा है, योगा समाधि की मुद्रा में बैठे, और इनके सर पे एक मुकुट है जिसके अंदर 3 पिंचेस आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा, इस सील को कहा गया है द ग्रेट पशुपति सील। और कई बार ये कहा जाता है कि इंडस वैली के लोग इनकी पूजा करते हैं, पशुपति की पूजा कर रहे हैं। क्या है? याद रखिएगा, भगवान है ये 3 हॉर्न हेड। ये 3 सिंगों का, या इनके सर पे 3 सिंग, ऐसा कहा जाए कि साहब 3 सिंग है। अब ये 3 सिंग शायद त्रिशूल को रिप्रेजेंट करता है, इट माइट भी, हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट ये कहा जाता है कि जो 3 सिंह है त्रिशूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, इन जानवरों के नाम याद रखिएगा। आप देखेंगे इनके आसपास 4 जानवर दिख रहे हैं आपको। देखो 4 जानवर दिख रहे हैं, ये 4 जानवर दिख रहे हैं आपको आसपास। कौन से 4 जानवर है ये भी पूछा गया है। एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनोसोरस। गेंडा भी है साहब, हाँ गेंडा भी है। एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो, राइनोसोरस है। और नीचे अगर आप देखेंगे पाव में तो 2 डियर्स दिख रहे हैं। देखो 2 हिरण देखने को मिलते हैं, ये 2 डियर दिख रहे हैं, और इनकी सबसे ज्यादा वर्शिप की जाती है, वर्शिप की जा रही। दीज आर द थिंग्स, याद रखिएगा। ये चीजें यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी, तो ये चीजें कि हाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं सब, कुछ चीजें तो हो रही है। बिकॉज यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमको शिवलिंग के प्रोटोटाइप देखने को मिलता है। लिंग वर्शिपर्स है, लिंग वर्शिपर्स के अलावा आप देखोगे सबकी पूजा करते हैं। ये एक ऐसी देवी की पूजा करते हैं जिन्हें गॉडेस ऑफ अर्थ कहा जाता है। मदर गॉडेस बोलेंगे इसको, क्या मदर गॉडेस, माँ। ये गॉडेस ऑफ अर्थ है, धरती की देवी। क्योंकि ये देखिए, ये धरती की देवी की मूर्तियां कई जगह से मिली, ये मूर्तियां। शी इज द मदर गॉडेस। जितने भी अर्थ हैं, धरती पे जितनी चीजें, उनकी मां है।
शी इज द मदर गॉडेस। ये कहते हैं सब मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं। आप देखो ये पीपल, ये कई सारे कहते हैं सब की ट्री की भी पूजा कर रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कई सारे पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। अब देखो ये पिक्चर है जिसकी पूजा करते थे, इसमें देखो किसकी पत्ती दिख रही है, ये कौन से पेड़ की पत्ती है? बिकॉज ये पेड़ इनके लिए सबसे पवित्र है, याद रखिएगा। ये ट्री वर्शिपर्स भी है, ये एनिमल की भी पूजा कर रहे हैं, ये मदर गॉडेस की भी पूजा कर रहे हैं, ये लिंग वर्शिपर्स भी हैं, ये ट्री की भी पूजा कर रहे हैं। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं जो ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, ये पीपल के पेड़ की पत्ती है। जी हाँ, बनाया टी पीपल के पेड़ की पत्ती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ इनके लिए है उस टाइम पर, याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है साहब इनके लिए वो है पीपल ट्री। याद रखिएगा, पीपल ट्री की पूजा कर रहे हैं, पीपल ट्री की पूजा कर रहे हैं। बट एक बड़ा सवाल के सारे पूजा पाठ करते हैं तो कोई मंदिर मिला है क्या? हैव यू फाइंड एनी टेंपल? क्या हमने किसी मंदिर को खोजा यहाँ पर कि कोई मंदिर आपको मिल गया? पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर के अंदर करते नहीं, यहाँ पर मंदिर नहीं मिल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। वी डोंट फाइंड एनी टेम्पल। हम लोगों ने इस एरा के अंदर, इंडस वैली के अंदर किसी भी मंदिर को फाइंड नहीं करा। हमको नहीं पता कि मंदिर यहाँ पर क्यों नहीं है, बट किसी भी मंदिर को हम फाइंड नहीं कर पाते। बट हमको क्या मिल रही है? हमको मिल रही है अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिका जहां पर यज्ञ किया जाता है, यज्ञ हवन करते हैं, अग्नि वेदिकाएं हमको देखने को मिल रही है। वी आर फाइंडिंग द फायर अल्टर्स। दो जगह पर फायर अल्टर्स मिले, एक है कालीबंगना और एक है लोथल। नोट कीजिएगा कैसे फायर अल्टर्स, ये देखो ध्यान से देखिएगा, दीज आर दी फायर अल्टर्स। ये देखो दिख रहा है, यहां पर हवन करने हैं, यह हवन करने वाली वेदिका है, यह हवन करने वाली वेदिका है, और यह हवन करने वाली बहुत बड़ी वेदिका। कह रहे फायर अल्टर्स मिल रहे, हवन तो करते हैं, हवन ये कर रहे हैं, फायर अल्टर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बट किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट वी डोंट नो। तो फायर अल्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ ये पूजा पाठ करते हैं। अब सवाल क्या आता है कि कहां कहां से आपको फायर अल्टर्स देखने को मिले? कौन सी दो जगह जहां पर फायर अल्टर्स मिले? फायर अल्टर्स मतलब क्या होता है? अग्नि वेदिका, जहां पर यज्ञ हवन पूजा पाठ किया जाता है। दो जगह कौन सी है? लोथर और कालीबंगनी। एनडी ने पूछा। इस तरह के बेसिक सवाल आते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेसिक सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। तो देखो पूजा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लिंग वर्शिपर्स हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं साहब। ऐसा तो नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। बट जिस भगवान की ज्यादा पूजा कर रहे हैं वो कौन है? द गॉडेस ऑफ अर्थ। गॉडेस ऑफ अर्थ, शी इज द गॉडेस ऑफ अर्थ, इनकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अब एक इमेजिनेशन और लगा दी। इंडस वैली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो है वो मैट्रियांचल है। मैट्रियांचल मतलब मातृसत्तात्मक, महिला प्रधान सोसाइटी। जैसे आज अपन बात करते हैं, आज अपनी पैट्रियांचल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, कि परिवार का मुखिया कौन है? अपने पापा है, पुरुष होता है। इनके यहाँ पर उल्टा है, ये मैट्रियांचल सोसाइटी। नोट करिएगा, क्या इट्स अ मैट्रियांचल सोसाइटी, मतलब परिवार का जो मुखिया है वो महिला है, मम्मी है भैया। हाँ, पिकनिक पे जाना है तो पापा से नहीं पूछना, मम्मी से पूछो, मम्मी बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो परिवार का मुखिया है वो यहां पर कौन है? वो एक महिला है, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी यहां पर है। ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं बता पता, वाई अपन कह नहीं सकते, पर हिस्टोरियन से कहते हैं कि जितनी मूर्तियां मिली है उसमें सबसे बड़ी भगवान मदर गॉडेस है। और मदर गॉडेस का होना यह प्रूफ करता है कि परिवार के अंदर महिलाओं का स्थान ज्यादा बड़ा है, महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रियांचल सोसाइटी है। देखो मैंने पहले भी एक चीज कही है कि जब तक वॉर्स नहीं हुए, जब तक वॉर्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, तब तक पुरुष और महिला समान थे। पर जैसे ही कंट्री में वॉर होना शुरू हो गए तो वॉर्स के अंदर क्या किया जाता था? वॉर्स लड़ने कौन जाते थे? पुरुष जाते थे। इसको कोई नेगेटिवली नहीं लेगा, ठीक है, कोई गर्ल नेगेटिवली यहां पर नहीं लेगी, केवल मैं इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि जब लड़ाइयां होती थी तो लड़ाई लड़ने के लिए कौन जा रहा है? परिवार के पुरुष जाते थे। तो पुरुषों ने कहा कि देखिए, जब हम लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, हमारा ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा पावर होना चाहिए। और इसके बाद समाज जो है वो पुरुष प्रधान होता गया। दैट इज द थिंग, ये याद रखिएगा। वॉर से पहले समाज में महिला पुरुष दोनों बराबर ही थे, किसी को अलग अलग नहीं समझा जा रहा था। बट बाद में क्या होता है कि बाद में जब ये चीजें हो रही है, जब वॉर्स लगातार होते जा रहे हैं, चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, उस टाइम पर ये कर दिया गया कि नहीं साहब, अब जो है पुरुष प्रधान हो जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सर गर्ल्स भी लड़ सकती थी ना? बिल्कुल लड़ सकती थी गर्ल्स, पर उस टाइम पर नहीं लड़ाई जाती थी बेटा। वो आप अभी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, पहले एनडीए में जाओ, उसके बाद अभी तो बहुत लंबी जर्नी है तुम्हारी। नेवल एकेडमी में जाके तुम रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर जाकर ही वो चीजें आप कर सकते हो, अभी से नहीं कर सकते बेटा। इन मूर्तियों से पता लगा बेसिकली कि मूर्तियां जो मिली है उसमें मदर गॉडेस की मूर्तियां सबसे ज्यादा है। और इसके बाद क्या है कि कई सारे ऑर्नामेंट्स मिले।
गहने बहुत मिले जो महिलाएं यूज करती थी। तो समझ में आ रहा है कि महिला प्रधान, पुरुष प्रधान समाज नहीं था, महिला प्रधान समाज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हुई है भाई इंडस वैली के अंदर, बड़ी सारी चीजें हो रही है। अब इसी में आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज में, अगर इंडस वैली के बारे में और बताऊं तो इंडस वैली सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए? इंडस वैली सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए अगर मैं बताऊं तो इंडस वैली के अंदर हमने बोला भैया ट्रेड चल रहा है, बेहतरीन ट्रेड चलता है, ट्रेड चल रहा है, बहुत बढ़िया ट्रेड वेड चलता है इंडस वैली के अंदर। ट्रेड समझ रहे हो ना, इधर से सामान बेच रहे, उधर से सामान बेच रहे। इंडस वैली से क्या सामान सबसे ज्यादा भेजा जाता है, किस चीज का ट्रेड ये सबसे ज्यादा करते हैं? जैसे हमने बोला कि साहब इंडस वैली से, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहां से आप सामान बेच रहे हो कहां पर? मेसोपोटामिया के अंदर। तो किस चीज का ट्रेड कर रहे हो सबसे ज्यादा? कौन सी चीज आप बेचते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सील का ट्रेड थोड़ी करेंगे, सील तो ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज का ट्रेड करते हैं मैं ये पूछ रहा हूं। बेटा अभी नेवल एविएशन के बारे में पढ़ना बाद में बताऊंगा, पहले ये पढ़ाई कर लो मेरे बेटे, पहले जरूरी है। बिल्कुल सही, पॉटरी, बर्तन भांडे, हाँ जी, पॉटरी का ट्रेड सबसे ज्यादा किया जाता है। याद रखिएगा कि इंडस वैली में जिस चीज का ट्रेड सबसे ज्यादा किया जा रहा है वह पॉटरी। अब देखो पॉटरी का ट्रेड किया जा रहा है, अब पॉटरी इनकी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया होगी ना, बर्तन वर्तन बहुत बेहतरीन बनाते होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बर्तन बना दोगे तो तुम्हारा सामान कोई भी खरीद लेगा ना, तुम्हारे बर्तन बहुत बढ़िया होने चाहिए, तुम्हारे बर्तन बहुत बढ़िया होंगे तभी कोई खरीदेगा उनको। बिल्कुल सही है ना। तो देखो इनकी पॉटरी ये थी, याद रखिएगा इस पॉटरी को कहा जाएगा रेडवेयर पॉटरी। नोट करिएगा ये रेडवेयर पॉटरी पूछा गया है। इंडस वैली में कौन सी पॉटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा पॉपुलर थी? दैट इज दी रेडवेयर पॉटरी। देखो रेडवेयर पॉटरी के अंदर क्या हो रहा है, दिख रहा है? रेड कलर का बर्तन और उस पर क्या है, ब्लैक कलर से डिजाइन बना के रखा है, दिख रहा है? दैट इज द रेडवेयर पॉटरी, इसका ट्रेड किया जाता है। और ये अमीर आदमी खरीदता है, गरीब गरीब आदमी नहीं खरीदेगा, अमीर आदमी खरीदेगा इसको। दैट इज रेडवेयर पॉटरी। और पॉटरी किससे बनाएंगे? ऑब्वियसली व्हील से ही बनाएंगे। और इन पॉटरीज के बीच में आप देखो सर्कल दिखेंगे आपको, ट्री बनाए जाएंगे, कभी जानवर बना दिया जाता था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से स्लाइड से जो सवाल पूछा गया है कि इंडस वैली के अंदर कौन सी पॉटरी का यूज किया जाता है, दैट इज रेडवेयर पॉटरी। नोट करना, रेडवेयर नाम याद रखिएगा। रेडवेयर क्यों? बिकॉज देखो रेड कलर का बर्तन है, उस पर क्या ब्लैक कलर से यहां पर डिजाइन बना के रखी, दैट इज रेडवेयर पॉटरी। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी, छोटी छोटी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। दूसरी बात, इनकी पॉटरी ऐसी फीकी फीकी सी नहीं, देखो बिल्कुल बैल बना दिया पॉटरी में। इनकी पॉटरी शाइनी है, बढ़िया पॉलिश वॉलिश करके रखते हैं, रेड एंड शाइनी है, ग्लॉसी एंड शाइनी है। ऐसा नहीं कि पॉटरी ऐसी नहीं, ऐसी वैसी नहीं, रेडवेयर पॉटरी साहब और बहुत ग्लॉसी एंड शाइनी है, ग्लॉसी शाइनी, चमकती है, दूर से देख के चमकती है। तो दूर से देख के चमकने के कारण इसका यूज किया जाता है। और इसको बना किससे रहे भाई? बना व्हील से ही रहे, टॉक से बना रहे, व्हील से बना रहे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पॉटरी इनकी बहुत फेमस है। अब कैसे पता लगा कि ये पॉटरी सेल करते थे? जब खुदाई करी ना मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया की सभ्यता को जब खोजा गया तो इंडस वैली की पॉटरी मिली है वहां पे। हाँ, सेम पॉटरी जो इंडस वैली के अंदर बनी ना, वो सेम पॉटरी मेसोपोटामिया के अंदर मिल गई। तो समझ में आ गया, अच्छा यहाँ पर बेच के आ गया कोई आदमी, वहां बेच के आ गया। कैसे बेच के आते थे बताऊंगा मैं, बेच के आ गया कोई आदमी वहां पर। इसके साथ आप देखोगे यहां पर बीड मेकिंग का भी कारखाना है। चन्हूदारो और लोथल, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर बीड मेकिंग का कारखाना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीड मेकिंग? बीड मेकिंग क्या होता है? बीड की फैक्ट्री थी यहाँ पे, बीड़ी नहीं भाई, बीड़ की, बीड़ी बीड़ी का, बीड की फैक्ट्री है यहाँ पे। बीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग मेकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीड मेकिंग? बीड मेकिंग के कारखाने। बीड मेकिंग क्या होती है? कौन बताएगा हमको कि सर इसका मतलब है बीड मेकिंग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीड मेकिंग? बीड मेकिंग क्या होती है बताइए? ज्वेलरी, जी हाँ, मोती, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। देखिए जब बीड मेकिंग के बारे में बात करते हैं तो बीड मेकिंग इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मनके बनाए जा रहे हैं। मनके, आप इसको मोती का नाम दे सकते हैं, आप इसको जेम का नाम दे सकते हैं। और इन मोती और जेम से ज्वेलरी बनाते थे। अलग अलग तरह के पत्थरों से ज्वेलरी बनाई जा रही है, मोतियों से ज्वेलरी बनाई जा रही है। और इसके कारखाना है, पूरी की पूरी फैक्ट्री मिली। अब देखो ऑब्वियसली चीजें जब फैक्ट्री है तो ये लोग उसको भी सेल करते थे। तो याद रखिएगा ट्रेड में केवल पॉटरी ये लोग सेल नहीं कर रहे हैं, पॉटरी के अलावा बीड मेकिंग के कारखाने भी मिल रहे हैं अपने को। मोती है, मन के बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब चन्हूदारू के अंदर बनाए जा रहे हैं, लोथल के अंदर पूरी की पूरी फैक्ट्रीज है। और फैक्ट्रीज अगर हैं तो ऑर्नामेंट्स इससे बनाया जाता है। महिला ऑर्नामेंट्स पहनती उस टाइम पर भी, हाँ
ये ऐसा नहीं था कि महिलाएं ऐसी रहेगी, नहीं नहीं, उस टाइम पर भी देखिए महिलाएं इस तरह के ऑर्नामेंट्स पहन रही, देखो बीड़ के ऑर्नामेंट्स से दिख रहा है, ये देखो मोती जैसे दिख रहे हैं, इसके ऑर्नामेंट्स पहनती है महिलाएं, कान के झुमके गले के अंदर है, ये देखो सोने के भी ऑर्नामेंट्स पहनती है। तो महिलाएं जो है वो ऑर्नामेंट्स पहन रही है, पुरुष पुरुष कुछ नहीं पहनेंगे ज्वेलरी, तुम कुछ नहीं करोगे पुरुष पुरुष का कुछ नहीं था, महिलाएं ऑर्नामेंट्स पहनेगी, भाई साहब आई लाइनर लगाएगी महिलाएं, महिलाएं आगे जाके आप देखो कि आई लाइनर लगाएगी बिल्कुल। तो ये चीज याद रखना कि बीड मेकिंग मेकअप वेकअप सब होगा यहाँ पे। तो महिलाएं जो है, महिलाएं सही तरीके से उपयोग कर रही इंडस वैली के अंदर भी कि भैया मेकअप तो चाहिए। अब इंडस वैली के अंदर आप देखो कि बाकी चीजों में तो बड़े फेमस है, जैसे आप देखो ये ब्रॉन्ज की मूर्ति बना रहे, ब्रॉन्ज की कितनी बढ़िया मूर्ति, इस मूर्ति के बारे में बात करूंगा मैं। ये ब्रॉन्ज की मूर्ति देखो कितनी बढ़िया मूर्ति लग रही है ना, ब्रॉन्ज की बहुत बढ़िया मूर्ति लग रही है, बहुत बढ़िया मूर्ति है, देखने में बहुत बढ़िया मूर्ति। ब्रॉन्ज की मूर्ति तो इतनी बढ़िया बनाते, बट ये देखो ये टेरिकोटा का फिगर है, दीज आर द फिगर्स ऑफ द टेरिकोटा। टेरिकोटा क्या है, मिट्टी क्ले जैसा होता है, उसके फिगर्स है, देखो खिलौने। अब इनका डिजाइन देखो कैसा बनाया इन्होंने, इनका डिजाइन कैसा है, लिपस्टिक नहीं है भाई साहब, आईलाइनर का यूज किया जाता था उस टाइम पर, है ना, ये चीज है। ओके, डांसिंग गर्ल स्टैचू अपन बात करेंगे इसके बारे में, डांसिंग गर्ल के बारे में। देखो दीज आर द टेरिकोटा फिगर्स, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, मतलब इसका तो ट्रेड करते होंगे ये, बिल्कुल ब्रॉन्ज की मूर्तियों का तो ट्रेड करते थे, बहुत बढ़िया मूर्ति बना रही। अब ये क्या बनाया बकवास इन्होंने, टेरिकोटा के फिगर अच्छे नहीं बना रहे, कुछ भी बना दिया है, देखो कुछ तो भी आंखें बना दी और ये सब बना दिया मुंह, अरे क्या ही है कुछ भी, देखो ये क्या है, पाउट चल रहा है भाई साहब, पाउट कर रहा है, टेरिकोटा का फिगर ने पाउट कर दिया, लगता है पाउट वाउट यहीं से आया, तो पाउट कर रहे हैं फिगर्स। तो क्या टेरिकोटा क्ले के फिगर इतने अच्छे बुरे हैं, ये तो बुरे हैं, ये अच्छे नहीं, इसका ट्रेड रेड नहीं होता है ना, सीधी बात करो, इसका ट्रेड रेड नहीं होगा भाई साहब, इसका कोई ट्रेड नहीं होता। इनका ट्रेड होता है कि नहीं साहब, इनका ट्रेड रेड नहीं होता, इनका ट्रेड यहां पर नहीं होता। बट हाँ एक चीज याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है ये एलियंस है, ये एलियंस है, दीज आर द एलियंस, मजाक की बात नहीं, ये कहते हैं साहब एलियंस है। मैंने ही बताया क्लास में, अच्छा पुरानी क्लास में पढ़े हुए हैं बच्चे बहुत सारे, इसलिए अभी से चिल्लाना चालू कर दिया है ना, बोले दीज आर द एलियंस, ये एलियंस है। ऐसा हो सकता है कि कुछ एलियंस आए और एलियन शायद ऐसे दिखते हो, इसलिए इस तरह के फिगर उनके बनाए गए हैं, क्योंकि इंडस वैली के लोग इतने खराब आर्टिस्ट भी नहीं है, जब ये ब्रॉन्ज की इतनी बढ़िया मूर्तियां बना सकते हैं, जब ये पॉटरी इतनी बढ़िया बना सकते हैं, तो इनके लिए टेरिकोटा के फिगर इस तरीके से बनाना, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। और देखो ये भी एक रहस्य है, पर टेरिकोटा के फिगर भाई साहब बहुत अच्छे नहीं बनाए। बस ब्रॉन्ज की एक मूर्ति याद रखिएगा, मोहनजोदारो से सॉरी मिली है, इसका नाम है डांसिंग गर्ल, दिख रहा है भाई साहब डांसिंग गर्ल, लग रहा है एक लड़की डांस कर रही, देखो बिल्कुल शेल, शेल नहीं होता है समुद्र के अंदर शेल है, शेल का नेकलेस पहना है लेडीज ने, देखो प्रॉपरली, एक हाथ कमर के ऊपर है, चूड़ियां पहनी, दूसरा हाथ जो है वो टांगों के ऊपर जा रहा है, तो देखो ये वाला हाथ ज्यादा बड़ा है, या ज्यादा बड़ा है। अब इस मूर्ति के बारे में सवाल कई बार आते हैं, मिली कहां से मूर्ति, मूर्ति मिली मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से मूर्ति मिली। दूसरी बात, इस मूर्ति की लंबाई याद रखिएगा 4.1 इंच की मूर्ति है, 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच की मूर्ति ये है। और अर्नेस्ट मैके, इसने इस मूर्ति को खोजा था 1926 के अंदर, और इस मूर्ति पे वैक्स कोटिंग की गई। वैक्स कोटिंग क्या होता है कि वैक्स की कोटिंग कर देंगे तो मूर्ति खराब नहीं होती है, वैक्स चढ़ा दिया जाता है, मोम की कोटिंग की जाती है, तो मूर्तियां खराब नहीं होती। आप देखोगे आपके घर पर भी अगर कोई, आज भी अगर कोई ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति को खराब होने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है। सेम चीज इस मूर्ति के साथ भी करी, इस मूर्ति के ऊपर क्या किया गया, वैक्स की कोटिंग की गई है। तो देखो ये मूर्ति मिली कहां से, मूर्ति मिली मोहनजोदारो से, साइज 4.1 इंचेस याद रखिएगा, और इस मूर्ति पे क्या की गई, वैक्स की कोटिंग की गई। देखो कुछ बेसिक चीजें याद रखनी होती है, कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस वाला मामला यहां पर नहीं चल रहा है, तो छोटी छोटी चीजें याद रखना एग्जाम के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कई सारी चीजों के बारे में बात करनी है अभी, बट सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदारो की स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट देखो, दिस इज द स्क्रिप्ट। मैंने बताया आपको कि मोहनजोदारो के अंदर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको अभी तक अपन डिकोडिफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार आप इन फिगर्स को देखिएगा, जैसे फिगर बनाए, इसके ऊपर देखो कुछ लिखा है, ये दो मछलियां दिख रही है, मछली दिख रही है साहब, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, त्रिशूल बना है महादेव का, हाँ ऑब्वियसली है। यहाँ पर देखो तो कुछ लिखा है, ये देखो फिर मछली बना दी इन्होंने। दीज आर दी थिंग्स, ये उनकी भाषा है। अब मुझे बताओ इस पे क्या लिखा है, किसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो चले जाना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है भाई साहब, क्योंकि आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया चीजें।
एक मिनट दीजिएगा बेटा, पानी पी लूं मैं। क्या लिखा है? एलियन लैंग्वेज क्या लिखा है? कैसा क्या लिखा है? अच्छा, प्रथमेश सर की जय हो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है। मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं समझ में आएगी हमको, कुछ नहीं लिखा है अभी। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हमको समझ में आएगी कि नहीं? हमको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगी भाई। हमको नहीं समझ में आएगी, वी कैन नॉट रीड दिस थिंग। हम नहीं इसको हमको भी समझ में नहीं आएगी, वी कैन नॉट रीड इट। हम इसको समझ नहीं सकते अभी कि क्या लिखा है, बट कुछ जानकारी इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। इसे इनकी जो भाषा है ना, इनकी भाषा में पिक्टोग्राफ भी यूज कर रहे हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जानवरों के फिगर्स, पिक्चर्स यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज के अंदर पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, जानवरों के फिगर यूज कर रहे हैं कि सब कोई जानवर की आकृति बना दी। पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, और 250 से 400 पिक्टोग्राफ मिले, पर सबसे ज्यादा जिसका यूज कर रहे हैं वो है फिश, मछली का बहुत यूज करा है इन्होंने। मछली का मतलब क्या है? मछली का मतलब खाना है शायद, पता नहीं क्या है, जो भी है, मछली का बहुत यूज करा है इन्होंने, पिक्टोग्राफ है। इसके अलावा आप देखोगे जो बेसिक लेटर्स के बारे में बात करें, 64 बेसिक लेटर्स मिले इनकी भाषा की। ये नोट करना सवाल आता है, 64 बेसिक लेटर्स, जैसे अपने यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बेसिक लेटर्स है, वैसे इनकी भाषा के 64 बेसिक लेटर्स मिलते हैं। कितने? 64 बेसिक लेटर्स मिले। कितने? 64, 64 बेसिक लेटर्स मिले, 64। और पहली बार इसको 1853 के अंदर ही नोटिस कर लिया था, पर 64 बेसिक लेटर्स मिले। दूसरी बात, इनकी जो भाषा है वो बोस्ट्रोफैडन इस पैटर्न के अंदर लिखी जाती है। बोस्ट्रोफैडन के अंदर क्या होगा, देखो कैसे लिखते हैं लैंग्वेज। लेफ्ट से पहले गए राइट, फिर राइट से लेफ्ट लिखा तुमने, फिर लेफ्ट से राइट लिखोगे, फिर राइट से लेफ्ट लिखोगे, ऐसा लिखते हैं इसके अंदर। तो इनकी भाषा को लिखने का पैटर्न भी भाई साहब बड़ा अलग है, बड़ा अलग है। अपने को याद रखना है 64 बेसिक पैटर्न से याद रखना, और पिक्टोग्राफिक के अंदर सबसे ज्यादा मछली मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। और सीधी बात है, इस भाषा का कनेक्शन कहीं से मिल नहीं रहा है, कहीं से भी इस भाषा का कनेक्शन नहीं मिल रहा कि आपने मेसोपोटामिया की भाषा देख ली, मिस्र की भाषा, इनकी भाषा मैच कर रही नहीं, कहीं से भी इस भाषा का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और तकरीबन आप देखो 4000 से ज्यादा आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिले हैं, 4000 से ज्यादा सेंटेंसेस अब तक खोजे जा चुके हैं, बट मतलब क्या है, वी डोंट इवन न्यू। ऐसा लग रहा है कि मतलब पता लग गया तो फिर तो बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा, बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा, हाँ साहब हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा कहा जाता है, और ये बात सच भी है, बिल्कुल ये बात सच है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनको वजन नापना आता, वेट एंड मेजरमेंट इनके टाइम पे था, मेजर करना आता है इनको, हाँ वजन वजन नापना आता है इनको, कि वेट और मेजरमेंट क्या था इनको आता है। वेट और मेजरमेंट करने के लिए उन्हें क्या करा, जैसे आज अपने यहाँ पर बाट नहीं होते, 500 ग्राम का बाट होगा, 1 किलो का बाट होगा, इन्होंने क्या करा उस टाइम पर, देखो ऐसे डाइजेस, क्यूबिकल डाइज होते थे वेट के लिए, वजन नापने के लिए ये लोग ऐसे क्यूबिकल डाइजेस का यूज कर रहे हैं। दिख रहा है डाइस, ये देखो, ये क्यूबिकल डाइस का यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। अभी छोटा छोटा किस बेसिस के अंदर यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये डाइसेस होते थे 16 के रेशो में। ये छोटी सी बात याद रखना, केवल यही पॉइंट आता है अगर पूछा गया तो, कि जो वेट एंड मेजरमेंट इनके टाइम पर हो रहा है, दैट इज इन द रेशो ऑफ द 16, 16 के रेशो में, मल्टीपल ऑफ 16, इन बिटवीन इनको नहीं आता, मल्टीपल ऑफ 16, 16 का मल्टीपल, इसको डबल किया ये बना दिया, इसको डबल किया ये बना दिया। तो इनके जो वेट एंड मेजर्स हैं, केवल आपको याद रखना, दीज आर इन दी मल्टीपल ऑफ द 16। जैसे एग्जांपल की बात करें, 16 के बाद 64, 64 के बाद 160, फिर 320 कर दिया, फिर 640 कर दिया, मल्टीपल ऑफ 16 है, कि जो भी आ रहा है उसके अंदर 16 का मल्टीपल कर दो, ये चीज यहां पर होती है। और ये जो वेट एंड मेजरमेंट से बना रहे हैं ना, याद रखिएगा, ये क्यूबिकल, कैसे क्यूबिकल है, क्यूब के अंदर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्यूबिकल है, और ये सॉफ्ट स्टोन के बनाए जाते थे, जैसे जैस्पर हो गया, चैरेट्स हो गया, ये सॉफ्ट स्टोन के बनाए जा रहे हैं। बट अभी तक हमको ये नहीं पता इसका उपयोग ये किस में करना है, समय लगेगा अपने को जानने में। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पता कर लें कि ये लोग इसका उपयोग करते किस में थे, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। और इनको केवल बाइनरी नंबर सिस्टम पता था। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है पता है कि नहीं? ओ भाई लोगों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ही जानते हैं, केवल बाइनरी जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। ये केवल बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ही जानते थे, उसके अलावा आगे पीछे का सब नहीं जानते, उसके आगे पीछे का नहीं जान रहे। दे ओनली न्यू अबाउट दी बाइनरी। बाइनरी नंबर क्या होता है? दो, हाँ ये 0 1, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल से, हाँ चलो कम से कम है ना। तो दे न्यू अबाउट दी बाइनरी नंबर सिस्टम, बस ये चीज याद रखिएगा कि बाइनरी के बारे में ही जानते। अब हम बात करेंगे इनके बड़े एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में।
जिससे सवाल एग्जाम में आने के चांसेस और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना सील्स का यूज करते हैं, बड़ी सील्स का बड़ा यूज किया है इन्होंने। देखो अलग अलग तरह की सील मिलेगी। सील कैसी, देखो चौकोर सील है, स्क्वायर शेप की सील होती थी इनकी, ट्रायंगुलर भी है बट स्क्वायर शेप की सील सबसे ज्यादा। देखो सील के अंदर क्या है, हाथी बना दिया, ऊपर कुछ लिखा है कि भाई साहब एक बाहुबली है, बाहुबली देखो एक हाथ से एक शेर को पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे को पकड़ा, बिल्कुल गर्दन दबा दी, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये यूनिकॉर्न की सील है। सबसे ज्यादा जो सील्स मिली वो यूनिकॉर्न की मिली। देखो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न एक मैथोलॉजिकल एनिमल होता है, ऐसा जानवर जिसका एक सिंग है। ये देखो ऊपर कुछ लिखा है, ये भाई साहब शेर है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। पशुपति की सील यहां पर मिल रही है। अब ये जो सील्स हैं, स्वास्तिक की सील यहां पर मिल रही है। ये देखो ये यूनिकॉर्न यहां पर बना है, देखो इधर भी यूनिकॉर्न बना दिया, ये ऊपर एक कुछ लिखा हुआ है। सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ सील, ये सील का यूज करते क्यों है, सील का उपयोग क्यों किया जा रहा है, वाई दे आर यूजिंग द सील, सील का उपयोग क्यों कर रहे हैं, सील्स का उपयोग क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है साहब, सील का उपयोग क्यों करूंगा मैं। इंडस वैली के लोग सील का उपयोग बड़ा करते हैं। जैसे आज हम लोग अगर आज हमारी सभ्यता को आज से 50,000 साल बाद या 5-6 हजार साल बाद कोई गड्ढा वड्ढा खोद कर निकालेगा तो क्या निकलेगा अपने पास, बोले यार ये लोग है ना, ये जितने लोग थे ना ये फोन का यूज बड़ा करते थे, अपन सबके पास फोन निकलेंगे तो समझ में आ जाएगा ये फोन का यूज बड़ा करते हैं। ये लोग सील का यूज ज्यादा कर रहे हैं। अब सील का यूज क्यों किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, सील का यूज किया जाता है मेजरली फॉर दी ट्रेड, ट्रेड करने के लिए। अब कैसे करते हैं ट्रेड करने के लिए, मैं बताता हूं। देखो क्या है, मान लो ट्रेड करने में हम कैसे यूज करते हैं सील का, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि भैया राहुल सर और मैं रहते हैं लोथल के अंदर, दोनों भाई रहते हैं, हम दोनों भाई हैं, लोथल के अंदर रहते हैं। लोथल के अंदर हमारा एक फैक्ट्री है छोटी सी, गाय की, लोथल के अंदर गाय की फैक्ट्री है, बीड मेकिंग की फैक्ट्री, मनके बनाने का कारखाना है। राहुल सर और मेरा कारखाना है भाई साहब, है ना, ये लोथल के अंदर हमारा कारखाना है। अब सीधी बात है, हम व्यापार करते हैं किसके साथ, हम व्यापार करते हैं मेसोपोटामिया के साथ। ये मेसोपोटामिया है, यहाँ पर मेसोपोटामिया में ये भाई साहब ये हमारा ग्राहक है, बढ़िया खुश है आदमी है, बढ़िया सस्ते दाम पे हम इसको बेचते हैं, ये भैया बढ़िया व्यापार करता है। अब व्यापार करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सीधी बात है, व्यापार करने के लिए बढ़िया जहाज वहाज का हम उपयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली जहाज का यूज करते हैं भैया। जहाज में सामान वामान भर के ले जाएंगे, जहाज, ये अपना जहाज एक डोरी वाला जहाज है ना, इसमें बढ़िया सामान की बोरी है, सामान की बोरी है, सामान की बोरी है। अब जहाज पे मैं तो रहूंगा फैक्ट्री संभालने के लिए, मैं थोड़ा राहुल सर थोड़ा सा बड़ा हूं तो मैं रहूंगा फैक्ट्री संभालने में। राहुल सर को बोलूंगा सर आप जाओ भैया, आप जाओ, जाके आप थोड़ा सामान वामान बेच के आ जाओ। अब राहुल सर जो है वो जाएंगे भैया सामान बेचने के लिए, है ना। अब राहुल सर बढ़िया खुश है कि चलो भैया सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो फिर पैसे आएंगे तो हम खरीदेंगे PS5, दोनों भाई PS5 खेलेंगे। कौन सा गेम खेलेंगे, सैनड्रियास, GTA, नहीं जो भी है खेलेंगे। अब देखो राहुल सर बढ़िया बैठे हैं यहाँ पर और ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब जहाज गया, लहरों से लड़ता हुआ जहाज मेसोपोटामिया जाएगा, मेसोपोटामिया के पास जाएगा, इस आदमी के पास जाएगा। राहुल सर बोलेंगे देखो भाई तुम्हारा सामान लेकर आ गया हूं, प्रथमेश सर ने भेजा है। ये बोलेगा सबूत दो, ये बोलेगा भाई मेरा सबूत दो, प्रथमेश सर का ही सामान है, सबूत दो, क्या सबूत है। तो राहुल सर अपनी जेब में से निकालेंगे एक सील, बोले ले बेटा ये हमारे बिजनेस की सील, बढ़िया हाथी वाती बनाए सील पे, तभी हम मानेगा हाँ ये आपका ही सामान। तो सील का उपयोग किया जाता है ट्रेड के अंदर, दैट इज द थिंग, ट्रेड के अंदर सील का यूज किया जाता है। या हम इस सामान के ऊपर क्या करेंगे, क्ले, मिट्टी लगा देंगे और मिट्टी के ऊपर सील से छापा लगा देंगे। अब सील से छापा लगा देते तो समझ में आ जाएगा कि हमारा ही सामान है। तो ट्रेड याद रखिएगा, सील का जो उपयोग है वो किया जाता था ट्रेड के अंदर, ये नोट करिएगा, ठीक है। सील का जो उपयोग है वो इसीलिए ट्रेड के लिए किया जा रहा है, निशानी है, सील एक निशानी क्या है, मेरा सामान है। तो दीज आर द थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रहेगी, जी हाँ याद रखना। और ये नॉर्मली 2000 सील्स तकरीबन मिली है, कई बार स्टोन्स की बनी होती थी, और सबसे ज्यादा सील मिली है कहां से, मोहनजोदारो से, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। कई बार सेटाइट फेंस से मतलब सॉफ्ट स्टोन से सील्स बनी होती थी। आप देखो सील्स जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों साइज में जब पर है, पर सबसे ज्यादा सील्स मिली आपकी स्क्वायर साइज के अंदर। सील्स पे क्या बने, जानवर बने होते थे, पर हॉर्स की सील नहीं मिली, मतलब घोड़े से परिचित नहीं थे, और इसको स्टाम्प की तरह भी यूज किया जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। काइंड ऑफ ब्रांड, सील्स काइंड ऑफ ब्रांड के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे आज हम बात करें फिजिक्स वाला, अब देखो जैसे फिजिक्स वाला ये साइन है ब्रांड का, स्टाम्प की तरह इसका यूज किया जा रहा है, इसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे अच्छा फिजिक्स वाला है। सेम चीज उस टाइम पर सील का यूज किया जाता है ट्रेड के लिए, अच्छा ये इसकी सील है साहब ये वाला व्यापारी, ये इसकी सील है साहब ये वाला व्यापारी, दैट इज द थिंग। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैरेट्स, हाँ जी। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टाम्प की तरह यूज कर रहे हैं सील्स को, अच्छी बात है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखो सोशल लाइफ इनकी कैसी होगी, देखो बढ़िया पैसा वैसा आ रहा है, इस वाली के लोग पैसे वाले को बढ़िया पैसा है इनके पास, ऐसे नहीं कि हाँ गरीबी में जीवन चल रहा नहीं, कोई गरीबी नहीं, बहुत पैसा इंडस वैली के लोगों के पास, दे हैव द मनी, पैसा बहुत है इनके पास।
अगेन मैं बोलूंगा दे हैव द मनी, पैसा वैसा बड़ा है इनके पास, पैसा की कमी नहीं है, बढ़िया व्यापार करते तो देखो बढ़िया रहते भी बहुत अच्छे तरीके से। अरे डबल स्टोरी बिल्डिंग बना के रखी है, महिलाएं बहुत देखो बिल्कुल गहने वहने पहन के बैठी है। तो इंडस वैली की सोशल लाइफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहली चीज तो ये समझ में आती कि साहब यहाँ पर जातिवाद तो नहीं है, कास्ट वाला मामला तो अभी नहीं आया, कास्टिज्म अभी नहीं आया। आपको कि अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोले कास्टिज्म अभी नहीं आया। और सोशल लाइफ इनकी बड़ी अच्छे से कटती है, अच्छे से कट रही इन द सेंस आप देखेंगे कि जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। मैट्रियांचल में ऑलरेडी कह चुका हूं, मदर गॉडेस से समझ में आता है कि मात्र सत्तात्मक समाज है। और जो मैन और वुमन है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि जो पुरुष है साहब वो धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं सलवार पहनती हैं, सलवार और ऊपर का जो वस्त्र है उसे पहनती है। उसके बाद आप देखेंगे महिलाएं भाई साहब यूज कर रही है किसका, सिनेवार का, पाउडर की तरह, हाँ कॉस्मेटिक सिनेवार भाई साहब लगाया, पार्टी में जाना है तो कॉस्मेटिक की तरह यूज कर रही। आईलाइनर का यूज किया जा रहा है किसमें, कोलेरियम, कोलेरियम काले कलर का होता है, कोलेरियम लिया भाई साहब ये सुरमा, तो कोलेरियम का आईलाइनर की तरह यूज किया जा रहा है। दीज आर द थिंग्स, मैंने कहा पहले वो चीज थी है और रहेगी। हमारा क्या कुछ भी पहन के तुम 4-4 दिन पुराने कपड़े पहन के निकल जाते हो, ये होता है, ये पूछिए ये सब जो रूम लेके रह रहे हैं ना, पूछो इनसे, अभी मैं फोन करके बोल दूं रूम दिखाओ अपना, एक को रूम नहीं दिखा पाएगा अपना। ये जो हंसी आ रही है ना इनको, यार सर मजा आ गया, अभी करूं कॉल, करूं कॉल, बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ लड़कों, कोई कुछ नहीं, वो 4 दिन कपड़ा पड़ा है वही पहन के निकल जाएंगे, फुसफुस डाला, कोई नहाया धोना कुछ नहीं, निकल गए, ये चीजें होती है। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा मैं इनसे मजाक कर रहा हूँ क्या, एक बार सच में दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और एक बार ना बिल्कुल ये भूल जाओ प्रथमेश सर ने कुछ बोला होगा, आंखें बंद करके एक बार अपना रूम देखो, रूम छोड़ो, जो टी शर्ट पहना है वो देखो, बोले कब उसको धोया था, कब धोया था समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है कि जो जीवन की लड़कियां सोफिस्टिकेटेड होती, महिलाएं शुरुआत से सोफिस्टिकेटेड हैं, महिलाएं शुरुआत से सोफिस्टिकेटेड है, नहीं पहनते वो रिपीट करके कपड़े, नहीं व्यवस्थित रहना है, अच्छे से रहो, अच्छे से बैठेंगे। तुम कहीं भी चले जाते हो, तुमको खाना खाना है, खाना खाने के बाद खाना खाए तुम टापरी पे जाके खाना खा लो, महिला ऐसा नहीं है भैया, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। कहाँ जाना है प्रॉपर प्लानिंग पहले से होगी, देखो यहाँ जाएंगे, इस गली से निकलना है, फिर यहाँ जाकर ये यहाँ पर इस जगह पर भोजन करना, ये पहले से प्लानिंग हो जाती है। अपने ऐसा नहीं कि मुंह उठा के निकल लिए कहीं भी, और ये चीज शुरुआत से, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी आप देखिएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत भाई साहब बहुत पुरानी है, वो महिला पुरुष दोनों बहुत अलग है। वुमेन्स आर मेंट टू प्रिजर्व, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए बनी, वो प्रिजर्व करना समझते हो, संभालने के लिए बनी है। एंड मेंस आर मेंट टू डिस्ट्रॉय, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं है, मेंस आर मेंट टू प्रोटेक्ट, वो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं। तो साइकोलॉजी सबकी अलग अलग, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं हमेशा मानता हूं, बड़ी चीज है। चलो ठीक है, हो गया समझ में। चलो वॉरियर क्लास नहीं है, मैंने पहले किया था, कोई वॉरियर क्लास इनके पास नहीं है, आर्मी वार्मी कुछ नहीं है। अब ये अपना टाइम पास कैसे करते हैं, टाइम पास ऐसे करते हैं साहब के डाइस गेम खेलते हैं, जुआ हुआ खेल लेते हैं, डाइस गेम खेलेंगे, उसके बाद हंटिंग एनिमल, जानवरों की हंटिंग करते हैं, जानवरों का शिकार, जानवरों को लड़ाते हैं साहब, और ढोलक वोलक भी बजाते हैं, और साथ में कहा जाता है कि शतरंज भी खेलते हैं। जी हाँ, शतरंज के साक्ष्य भी मिले, शतरंज भी खेलते हैं, ठीक है, चेस। तो यहाँ पर ढोलक वोलक भी बजाते हैं, ओके, एनिमल फाइटिंग करवा रहे हैं, हंटिंग एनिमल्स, ये कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ चीजें याद रहेगी, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया कैरेट्स। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ना पढ़ लो सीरियसली, तुम्हारी वजह से, नहीं तो मेरे को बोलेंगे कि सर। चलो आगे बढ़े बच्चा। देखो लोथल में एक पॉइंट था यार, क्या लोथल में था, धोलावीरा, लोथल में था ना, ये धोलावीरा में था। 3 टाइप ऑफ ब्यूरियल्स इन धोलावीरा, धोलावीरा में 3 तरह के ब्यूरियल्स मिले। अब ब्यूरियल का मतलब क्या होता है, देखो इंसान के मरने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हंसने वाली बात नहीं इसके अंदर भी, पर इंसान के मरने के बाद ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली कहीं पर जलाया जाता है, कहीं पर दफनाया जाता था। ये लोग क्या करते हैं, इंडस वैली के लोग इंसान के मरने के बाद क्या करते हैं, उसके शरीर को जलाते थे कि दफनाते थे, है ना, ये समझना भी जरूरी है। इनके जो फ्यूनरियल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या थी, शरीर को दफनाया जाता है कि जलाया जाता था। देखो तीनों तरह की प्रैक्टिस होती, तीनों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। इस एग्जाम्पल की बात की जाए, एक है कंप्लीट ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल के अंदर क्या होता है, इंसान के मरने के बाद उसको दफना दिया, जैसे अपन ने देखा कि C37 मिला था अपने, R37 मिला अपने, माफ कीजिएगा, वो जो कब्रगाह मिली जहां से हमको कई सारी लाशें देखने को मिली। तो पहला है कंप्लीट ब्यूरियल, कि मरने के बाद इंसान को दफना दिया।
दूसरा यहां पर आता है पार्शियल ब्यूरियल। पार्शियल ब्यूरियल के अंदर क्या होता है, इंसान मर गया, मरने के बाद इंसान की लाश को एक बहुत ऊंचे प्लेस पे रख दिया जाता है। ऊंचा प्लेस एक मचान होता है, बहुत ऊंचा मचान होता है। उस मचान पे जो बहुत ऊंची जगह, वहां पर इंसान की लाश को रख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब इंसान की लाश सड़ जाती है, जब जानवर उस लाश का मांस खा लेते हैं, उसके बाद जो हड्डियां हैं, हड्डियों को जमीन में दफना दिया जाता है। आज भी पारसी समाज में, जी हाँ, आज भी पारसी समाज के अंदर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आज भी पारसी समाज में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। नोट कीजिएगा, आज भी पारसी समाज में इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, आज भी करते हैं बेटा। तो यहां पर याद रखिएगा पार्शियल ब्यूरियल भी। और लास्ट में आप देखेंगे क्रिमेशन भी, इंसान को जला भी रहे हैं, इंसान को जला भी रहे हैं, जलाने वाले भी मामला यहां पर देखने को मिला है। कंप्लीट क्रिमेशन भी दिख रहा है कि इंसान के मरने के बाद उनको जला दिया जाता है। दीज आर द थिंग्स यहां पर है। और देखो कुछ जगह ऐसी है जहां पर कॉफिन मिले हैं। कॉफिन मतलब लकड़ी का कॉफिन है, ताबूत है, ताबूत के अंदर मार के व्यक्ति जो है उसको लिटा के उसको दफना दिया गया। इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। कई जगह पर देखो पति पत्नी साथ में दफना दिया। ये देखो ऐसा, ये किधर है पति पत्नी? ये वाला है, पति पत्नी तेरा मेरा साथ रहे इस जन्म से अगले जन्म तक। तो भाई साहब पति पत्नी को साथ में दफना दिया। एक ब्यूरियल ऐसा मिला, कुत्ते के साथ आदमी को दफना दिया। तो इस तरह के ब्यूरियल्स भी मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिसेस यहां पर भी ये लोग कर रहे हैं कि साहब कुत्ते के साथ ही दफना दिया, कुत्ता मालिक का वफादार होगा, तो भैया मालिक मरा तो कुत्ते को भी मार दिया और दफना दिया उस भाई साहब को भी। पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का, तो जन्म जन्म का था तो साहब बोलो ठीक है, मरने के बाद भी जन्म जन्म का साथ है, ये चीज करवा दिया। तो ये चीजें भी यहां पर की जा रही है। दीज आर द थिंग्स, है ना, कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, नहीं तोड़ेंगे। तो वो ये हर तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मिस्र में होता है, मिस्र के अंदर आप देखो, मिस्र के जो ताबूत है, द ममी, मिस्र के ताबूत और ममीज में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई राजा महाराजा मरता है, उसके साथ ढेर सारा सोना, बर्तन वर्तन, उसके जो नौकर थे, गुलाम जो उसके लिए काम करते थे, उनको भी मार के उसी के साथ दफना देंगे। बोले जब वो यात्रा पे जाएगा तो फिर उसको चाय कौन बना के पिलाएगा? तुम जाओ, तुम जाए कहां से आए? तो बोले जाने के लिए मरना पड़ेगा तुमको, मार के गाड़ के उसको ही पहुंचा देते थे। दीज आर द थिंग्स। अब अपने इतना नहीं है, अपने इतना बर्तन वर्तन नहीं रखेंगे, देखो थोड़ा बहुत रख देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बर्तन रख दिया वो ठीक है, ज्यादा बात नहीं कि बिल्कुल सोना चांदी सब भर दिया, ये सब चीजें नहीं थी। पर ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब देखो उनकी प्रैक्टिस हम सीख रहे हैं। बोले वो ये करते हैं हम भी कर देंगे एक बार, ये चीजें यहां पर है ना। तो दीज आर द थिंग्स। बट मोहनजोदड़ो में सोना वोना कुछ नहीं है, ठीक है, चीजें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। देखो एग्रीकल्चर में तो बहुत आगे है ही से, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है कि अगर भी किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप होना है, किसी भी सिविलाइजेशन को अगर डेवलप होना है, तो आपका एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए कि नहीं? तुतम खानम, हाँ सही बात है, देखो होना चाहिए, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए। तो इंडस वैली के अंदर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, इनको खाने पीने की चिंता नहीं करनी। तभी तो आप देखो इट्स द अर्बनाइजेशन। आप देखेंगे सब कुछ उगा रहे हैं, सब उगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं उगाते हैं। इनके लिए सबसे पवित्र एनिमल है ज़ीबू। ये ज़ीबू दिख रहा है, बैल, प्रॉपरली पशुपति बैल, ज़ीबू इनके लिए पहले बड़ा पवित्र एनिमल है, याद रखिएगा, ज़ीबू कहते थे इसको। अब क्या क्या उगा रहे साहब? राइस के कल्टीवेशन के साक्ष्य भी मिले लोथल में। लोथल में पता लगा कि साहब ये राइस, चावल भी उगाते थे। लोथल रंगपुर गुजरात में, वहां से भी राइस के साक्ष्य मिल रहे हैं कि चावल उगा रहे हैं। इसके बाद आप देखो ये लोग जो है एग्रीकल्चर सरप्लस है सब, और एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है इनका, एग्रीकल्चर ही करते थे ज्यादा। इसके बाद आप देखो कई सारे चीजें उगाएंगे, पीट, बैरली, चिकपीस, सिस्मे, मस्टर्ड, मिलेट, सब उगा रहे हैं। तो नीड इनकी कम है, पर नीड को पूरा करने के लिए इनके पास कई सारी फसलें हैं। दैट इज द रीजन कि समाज का जो दूसरा वर्ग है वो दूसरे काम कर पा रहा है, दूसरे व्यापार के अंदर वो जा पा रहा है। अच्छा, अब यहां पर आयरन तो आया नहीं है, इस टाइम पर आयरन नहीं आया, तो इनके हल किसके होंगे? ऑब्वियसली सीधी बात है, ये वुडन प्लग का यूज कर रहे हैं। इनका हल किसका? लकड़ी का है, लकड़ी के बने हुए हल का उपयोग करते हैं। वैसा नहीं कि साहब आपका जो हल है वो अलग ही है, आयरन वायरन का नहीं, आयरन का हल का यूज नहीं कर रहे, लकड़ी के बने हल का यूज करते हैं। अच्छा, जानवरों को भी पाल रहे हैं, एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है। गाय को पालते हैं, ऑब्वियसली गाय को पालेंगे। बैल भी यहां पर है। इसके अलावा आप देखो पिग्स को भी पाला जा रहा है, डॉग्स को भी पाला जा रहा है, कैट्स को भी पाला जा रहा है, कैमल्स को भी पाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कैमल्स को नहीं पाल रहे हैं, कैमल्स को भी पाल रहे हैं, बफेलो भी है, गोट भी है। तो नॉर्मली जानवरों को भी पालते हैं। और जानवरों को क्यों पाला जा रहा है? ये जानवरों को पाल रहे हैं नंबर 1 थिंग उसके दूध के लिए, नंबर 2 थिंग उसके मीट के लिए। जी हाँ, यहां पर आप ये मत समझिएगा कि दे आर द प्योर वेजिटेरियंस, नहीं नहीं साहब, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वेज नॉन वेज वाला मामला नहीं है। यहाँ पर दे ईट एवरीथिंग, ये वेज भी खाते हैं, दे कंज्यूम वेज ऑल्सो, दे कंज्यूम नॉन वेज ऑल्सो। बट याद रखना, ऊंट के बारे में भी जानते हैं, दे न्यू अबाउट दी ऊंट। बट कहा जाता है कि साहब के लॉयन के बारे में नहीं जानते, लॉयन वॉज अननोन। बट ठीक है, ये अजम्पशंस लगा रहे कि साहब लॉयन के बारे में नहीं जानते, ये सारी चीजें नहीं है। अब
एग्रीकल्चर से लेकर जो सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है इंडस वैली का, वो ये है कि कालीबंगन में, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। यहां पर आप देखेंगे कि डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी देखने को मिला है। डबल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब कि जमीन के एक हिस्से में तुमने गेहूं उगा दिए, एक हिस्से में तुमने सोयाबीन उगा दी। दैट इज द डबल क्रॉपिंग सिस्टम, कि एक ही जमीन पर दो तरह की फसल तुम उगा रहे हो। डबल क्रॉपिंग पैटर्न मिला है कालीबंगन से। तो ये चीज समझ में आती है कि देखो बहुत बढ़िया तरीके से खेती वेती करते आती है इनको। इरिगेशन तो ऑब्वियसली है, कैनाल्स का यूज करेंगे। तो ये चीज आती है कि देखो डबल क्रॉपिंग सिस्टम, खेती वेती करना इनको बहुत बढ़िया से आता है, बहुत बढ़िया तरीके से खेती ही करना है। और डबल क्रॉपिंग सिस्टम ये क्लियर कर देता है कि देखो खेती करना, मैंने पहले भी कहा है कि डबल क्रॉपिंग करना और मुश्किल होता है, तो खेती बहुत बढ़िया करते हैं लोग, बहुत बढ़िया करते हैं। जब दुनिया के अंदर खेती करना लोगों को नहीं आया, तब देखो ये लोग डबल क्रॉपिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना? याद रखिएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बता दिया मैंने, ट्रेड एंड कॉमर्स इनका बड़ा अच्छा है, दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट इनका सबसे ज्यादा ट्रेड कहां से होता है? सबसे ज्यादा ट्रेड ये करते हैं सुमेरियन, सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया से। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ट्रेड इनका होता है मेसोपोटामिया से। जी हाँ, सबसे ज्यादा ट्रेड ये मेसोपोटामिया से करेंगे। धोलावीरा अब्बासी साहब यहाँ से जहाज निकाला, ये पहुंच गया मेसोपोटामिया के अंदर। तो सबसे ज्यादा ट्रेड इनका होता है मेसोपोटामिया से। देखो गुजरात, ये लोथल है, लोथल से जहाज निकाला राहुल सर ने, राहुल सर निकले यहाँ से घूमते 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 पहुंच गए साहब मेसोपोटामिया के अंदर। तो याद रखिएगा एक एरिया है सूसा, ये एरिया ट्रेड के लिए बड़ा फेमस था मेसोपोटामिया का। अब याद रखना ट्रेड इनका सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया के साथ ही होता है, ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड अगर ये कर रहे हैं तो ट्रेड के बदले लेते हैं व्हाट दे विल डू। मान लो अपन ने बर्तन बेचे इनको, अब बर्तन बेचे तो वहां से क्या लेके आओगे? इस टाइम पर कॉइन वाइन चलते कि नहीं? सब कॉइन सिस्टम नहीं है अभी, हम लोग जो है वो एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। तो आप क्या लेके आओगे वहां से? क्या मिलेगा वहां से? तुमने मेसोपोटामिया को, मान लो राहुल सर जो है भाई साहब, हमने बहुत बढ़िया, हमने बीड़ की फैक्ट्री थी हमारी, हमने जो है वो बहुत बढ़िया तरीके के ऑर्नामेंट्स बना के मेसोपोटामिया की महिलाओं के लिए हमने बना के भेज दिए। अब राहुल सर वहां से क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे वहां से? अरे भाई साहब मैं पूछूंगा भैया क्या लाए? राहुल सर के घूम फिर के आ गए, बोले लाया हूं। क्या लाए हो? गोल्ड। हाँ बिल्कुल सही, गोल्ड आएगा भैया, याद रखिएगा गोल्ड आता है यहां से। जी हाँ, तो गोल्ड में ट्रेड किया जा रहा है, गोल्ड आ रहा है, दूसरी भी जो इंपॉर्टेंट धातु है उसके अंदर ट्रेड किया जा रहा है, बिकॉज वी हैव द बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज हम कर रहे हैं। बट मेजरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड, गोल्ड का काफी यूज किया जा रहा है। हाँ गोल्ड देखो पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के लिए क्या, ये शिप का भी यूज करते हैं, और जमीन से ट्रेड करना है तो बुलक कार्ट का यूज करेंगे, बोट्स का यूज करेंगे जहाज के ट्रेड के लिए, है ना? अब देखो पर्शिया की, मेसोपोटामिया की सील्स आपको मिली है, सिलेंड्रिकल सील्स लोथल से मिली है। तो समझ में आता है कि लोथल वॉज द पोर्ट, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है। मेसोपोटामिया का आदमी यहां पर आया है, लोथल के अंदर आएगा व्यापार करने, तो ऑब्वियसली वो अपनी सील लेके आएगा। तो मेसोपोटामियम सील्स आपको लोथल से मिलती है। तो कुछ चीजें याद रखिएगा, है ना? राजस्थान का एक रीजन है, एरिया है खेतड़ी, खेतड़ी से हम लोग क्या कॉपर ले लेते थे, और साउथ इंडिया से हम लोग गोल्ड निकाल रहे थे। देखो बहुत सारी चीजें, दीज आर द थिंग्स जो आपको समझना थोड़ी बहुत जरूरी है, इसको दिमाग में रखना। ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस वैली। क्या हम लोग इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे? आराम से देख लो, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं ये लिखा है यहाँ पर, इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब यहाँ पर लिखा हुआ, आराम से देख लेना। इसमें बहुत दिमाग मत लगाना बेटा, सवाल यहाँ से एक्जैक्टली नहीं आता है, बट आपके नॉलेज के लिए ये बताना मुझे जरूरी है। अब हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात कर लें, कहाँ से क्या मिला है ये बात कर लें। हाँ जी, यहाँ पे RDP भी मिलेगी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? फिर टेस्ट लूंगा सरप्राइज, उसमें करेंगे क्वेश्चंस को, सरप्राइज टेस्ट तो आ लूंगा बेटा, वो तो जरूरी है। क्लियर है? कल टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, कल संडे ना, होगा। डन। अब हाँ जी, सीड्स हर जगह से मिले बेटा, एक जगह से सीड्स नहीं मिले, इंडस वैली में हर जगह से चीजें मिली हैं। राइस के जो साक्ष्य हैं वो आपको देखना पड़ेंगे, मेजरली राइस के बारे में याद रखिएगा, लोथल से मिले राइस के साक्ष्य। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडस वैली के एरियाज हैं, कहां से क्या मिला है, जिसपे स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो याद रखिएगा।
सॉरी माफ करना, सबसे पहली जगह है दैट इज हड़प्पा। हड़प्पा 1921 के अंदर इसको अपन ने फाउंड किया। हड़प्पा कहां पर है? देखो हड़प्पा के बारे में बात की जाए, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान पंजाब के अंदर, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर है, और ये रावी नदी के तट पर है। जो नदी है वो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर है, और इसकी खोज करते हैं दयाराम साहनी जी। देखो यहां से क्या क्या मिला है। पहली बात, हड़प्पा सबसे पहली आर्कोलॉजिकल साइट है, मतलब जो सबसे पहली साइट खोजी गई वो हड़प्पा ही। उसके पहले किसी साइट को अपन ने खोजा था क्या? नहीं खोजा था। साइट्स मिल रही थी, बट जो पूरी तरीके से साइट्स पहली खोजी गई दैट वाज दी हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? पहली बात अपन ने याद रखना, वो 2 ऑफ 6 ग्रेनरीज मिलती है, और कॉपर का बुलक काट मिला है, कॉपर का खिलौना मिला है। खिलौना इसको कह सकते हैं, कॉपर का बुलक काट मिलता है। कॉपर का बैलगाड़ी बना के बच्चे के लिए या अपने घर में डिजाइन बना के रखते हैं ना, कि कॉपर की बैलगाड़ी सब घर के अंदर एक शो पीस के रूप में रखी गई है, वो यहां से मिली है। इसके बाद यहां से मिलेगा मेल टोरसो। मेल टोरसो एक रेड सैंडस्टोन की बनी हुई मूर्ति है, जी हाँ याद रखिएगा, इसको पढ़ाऊंगा मैं जब अपना आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेल टोरसो फिगर जो है वो यहां से मिला है हड़प्पा से, नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, लिंगम यहां से मिले, योनि वर्शिपर्स के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, टेरिकोटा फिगर मिले। और हड़प्पा की सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा से कॉफन ब्यूरियल मिला है, मतलब साहब एक ऐसी लाश मिली है जो कि लकड़ी के कॉफन के अंदर थी। क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखोगे, ईसाई धर्म में कॉफन होते हैं भाई साहब, कफन के अंदर नहीं, इंसान मर गया साहब, लिटा दिया कफन के अंदर। अरे हंस क्यों रहा है भाई? हंसा दिया मैंने इसको। ये कॉफन ब्यूरियल है कि साहब, कॉफन ब्यूरियल ऊपर ढक दिया, इसको कील लगा दी। तो ये कॉफन ब्यूरियल के साक्ष्य मिलते हैं कहां से? लोथल से मिले, ये याद हड़प्पा से मिले। याद रखना एक ही कॉफन ब्यूरियल मिला है और वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज द मोहनजोदारो। याद रखिएगा इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली की, वो कौन सी है? दैट इज द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहां पर है? याद रखिएगा आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा है। कहां पर है साहब? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिंध में, और इंदस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है। यहां से क्या क्या मिला है? देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें मिली, जैसे अपन ने ऑलरेडी देख ली। डांसिंग गर्ल यहां से मिली है, बियर्डेड मैन, प्राइज्ड किंग यहां से मिला है, एक ब्रॉन्ज का बफेलो मिला है साहब, ब्रॉन्ज का बफेलो मिल गया यहां से, खिलौना है, ऐसा नहीं कि ऐसा है। उसके बाद पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल यहां से मिले, है ना। इसके बाद एक सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की सील्स यहां से मिली ना, सबसे ज्यादा सील्स भी जहां से मिली है वो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो से सबसे ज्यादा सील्स मिली है, और जो सील सबसे ज्यादा मिली दैट इज यूनिकॉर्न सील। हमने देखा कि ज्यादातर सील में वो जानवर बना यूनिकॉर्न वाला, वो यहां से मिली। इसके बाद ग्रेट बाथ यहां से मिला है, हमने बात करी थी। बिग ग्रेनरी यहां से मिली, सबसे बड़ी लार्जेस्ट बिल्डिंग है। बहुत सारे ऑडिटोरियम्स यहां से मिले। अब मोहनजोदारो का मतलब क्या है? द माउंट ऑफ डेड। याद रखिए कैसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, कि जितने भी मरे हुए लोग हैं साहब वो एक टीले के ऊपर थे। हमने देखा कि टीला था, टीले से कई सारी हड्डियां मिल रही थी, इसलिए इसे माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला भी कहा जाएगा। मोहनजोदारो के बाद हमने बात करी थी सुदगंडौर के बारे में। सुदगंडौर का है, देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज सुदगंडौर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट शहर है। सुदगंडौर के बारे में याद रखिएगा, दश्क नदी के किनारे पर है, सिंध में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, और इसकी खोज स्टैन ने करी थी। हम यहां से क्या मिला है? देखो ये सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग पॉइंट है, जैसे लोथल ट्रेडिंग पॉइंट है, इट इज ऑल्सो द ट्रेडिंग पॉइंट। ये भी एक ट्रेडिंग पॉइंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग पॉइंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से मिला है साहब आपको स्टोन विसल। विसल मतलब जहाज, पत्थर का जहाज। अब ये मत बोलना सर इसको जहाज पानी में डूब जाएगा पत्थर का, अरे भैया खिलौना है। पत्थर का जहाज यहां से मिला है, ठीक है। स्टोन विसल, पत्थर का जहाज यहां से मिला है। कॉपर का एक्स यहां से मिला है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जिस पे स्टार बना लो एटलीस्ट वो याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें केवल ये याद रखना, पत्थर का जहाज यहां से मिलता है, और ये भी एक ट्रेडिंग पोर्ट था। क्या नाम है इसका? सुदगंडौर। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। अगला शहर चन्हूदारो, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। चन्हूदारो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है देखो पाकिस्तान के अंदर, ये अपना गुजरात आ गया, ये देखो चन्हूदारो, दैट इज द चन्हूदारो। चन्हूदारो कहां से है? 1931 के अंदर है। याद रखिएगा ये भी इंडस नदी के किनारे पर ही है और पाकिस्तान में। यहां से क्या मिला है? देखो चन्हूदारो में सबसे पहली बात कालीबंगन और चन्हूदारो, माफ कीजिएगा लोथल और चन्हूदारो, देखो बीड मेकिंग फैक्ट्री है। पहली चीज बीड मेकिंग की फैक्ट्री यहां पर मिली। उसके बाद यहां पर एक ऐसी ईंट मिली जिसपे कुत्ते का पंजा है, मतलब भैया ईंट बन रही थी तो कुत्ता दौड़ा होगा बिल्ली के पीछे, तो कुत्ते का पंजा यहां से मिला। याद रखिएगा ईंट के ऊपर कुत्ते का पंजा, ये यहां से मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये कहा जाता है कि यहां पर सील्स भी यहीं पे बनाई जाती थी सबसे ज्यादा, और जो वेट्स थे ना अपने क्यूबिकल वेट्स बोले, उसकी फैक्ट्री भी यहां पर थी। सील वेट ये लोग बनाते थे, और ये अकेली सिटी है जिसमें कोई साइटेडल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बारे में यही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल कल डीपीपी के अंदर आएगा
ये एक ऐसी सिटी जिसमें साइटेडल नहीं था। साइटेडल मतलब ये केवल प्लेन शहर है, कोई ऐसा अपर टाउन लोअर टाउन नहीं है। देखो फैक्ट्री है यहाँ पे, मजदूर काम करते हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर साहब ऐसी ऊपर वाला टाउन होने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज सारे के सारे मजदूर हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। तो याद रखिएगा ये पूरा प्लेन शहर है, इसमें कोई अपर टाउन वाला मामला नहीं था, कोई लोअर टाउन वाला मामला नहीं, कोई साइटेडल है ही नहीं सिटी के अंदर। तो ये छोटी सी बात इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज लोथल। 1953 आर राव साहब ने इसको खोजी, और लोथल कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे पर है। छोटी सी बात याद रखना, देखो लोथल से सबसे पहली बात ट्रेड साइट है, यहां से डबल ब्यूरियल मिले, बताया था ना मैंने, तेरा मेरा साथ रहे 7 जन्म का, हाँ वही पति पत्नी को साथ में दफना दिया, डबल ब्यूरियल यहां से देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसका जो साइटेडल है, मैंने बताया कि उसके आसपास वॉल नहीं बनी हुई, हम लोगों ने बात करी फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया, हालांकि वॉल्स बड़ी ऊंची हैं, ऊंचाई पर बना, दैट्स वाई उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया, ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। और यहां पे आप देखो शतरंज के साक्ष्य मिले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है साहब? शतरंज, शतरंज चेस के साक्ष्य भी यहां से मिले, तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है कि चेस के साक्ष्य कहां से मिले, तो यहां से आपको चेस के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान के अंदर, कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियां, यहां से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, काली काली चूड़ियां बहुत सारी मिली यहां से, इसलिए इसका नाम रख दिया कालीबंगन, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे पर है। 1953 में अमलान एंड घोष ने इसको खोजा है। अब देखो यहां से क्या है, कालीबंगन में पहली बात बेंगल की फैक्ट्री, मैंने कहा काली चूड़ियां ऐसा बेंगल की फैक्ट्री है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ऊंट की हड्डी मिली यहां से, क्या मिली है? कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियां मिल रही। फायर अल्टर्स मैंने बता दिया, फायर अल्टर्स तो हमने बात करी, बट ऊंट की हड्डियां यहां से देखने को मिलती है। उसके बाद इसका जो लोअर टाउन है वो भी फोर्टिफाइड था, कि अपर टाउन तो फोर्टिफाइड है ही साहब, लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड है, मतलब इंपॉर्टेंट शहर है साहब, जो नीचे लोग रहते हैं वो भी अमीर है, गरीब नहीं है, इसलिए फोर्टिफाई करवा के रखा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, यहां पर अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसा लगता है यहां इस जगह को देख करके कभी ना कभी शायद यहां पर भूकंप आया था, भूकंप के साक्ष्य मिले इस जगह से, नोट करना इंपॉर्टेंट है। और यहां से भी एक वुडन प्लग मिलता है, लकड़ी का हल यहां से मिला है, पर अर्थक्वेक के साक्ष्य केवल इस जगह से मिले, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम आगे बात करें सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहां पर है? इट इज ऑल्सो इन दी पाकिस्तान, ये देखो माफ कीजिएगा, ये सुरकोतड़ा है, ठीक है, ये कहां पर है? बेसिकली गुजरात के नॉर्थ इंडियन पाकिस्तान, भुज के थोड़ा आगे जाएंगे और ये धोलावीरा के साइड जाएंगे तो ये सुरकोतड़ा आपको देखने को मिलेगा, इट्स इन द गुजरात। अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक ही सवाल आता है यहां से, देखो जो मैं बोल रहा हूं केवल वो चीज याद रखिएगा, यहां पे एक ही सवाल आता है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, केवल एक जगह जहां पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए यही याद रखिएगा, ये घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां पर मिले? सुरकोतड़ा के अंदर मिले। बीड मेकिंग, बीड भी यहां पर मिली थोड़ी बहुत, और स्टोन कवर्ड बीड्स भी यहां पर देखने को मिलेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बढ़िया है, दैट इज घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक प्लेस और है, दैट इज दी बनवाली। बनवाली कहां पर है? हरियाणा के अंदर है, हाँ जी, फतेहाबाद हरियाणा, और रंगोली रिवर के पास है, दैट इज बनवाली। देखो दिख रहा है बनवाली, दैट इज द बनवाली। बनवाली, बनवाली से क्या मिला? देखो बनवाली से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें, बट ये देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, बकवास है। नॉर्मली ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया, इंडस वैली का बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम है, साफ सफाई रखी जा रही है, इनका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है, खराब ड्रेनेज सिस्टम है, कोई सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इनके पर, लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा आप इनकी रोड्स को देखें ना, रोड्स भी इनकी 90 डिग्री के अंदर नहीं, कि 90 डिग्री में रोड्स एक दूसरे को काट रही, बोले ना ना, कुछ तो भी बना दिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मेरे को लग नहीं रहा कि ये, बिकॉज आप देखो रोड्स भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इट्स नॉट दैट मच, इतना बढ़िया सिस्टम इसका देखने को मिलता नहीं है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुंदरवीला, धोलावीरा, याद रखिएगा, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में लूनी नदी के किनारे पर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बात कर ली अपन ने। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कर ली थी हम लोगों ने, जी हाँ, इसमें स्टोन का यूज किया गया कंस्ट्रक्शन में, एंशिएंट साइन बोर्ड मिला है, और ये एक ही अकेली साइट है जिसके कितने पार्ट्स है मेजरली, आप देखते हैं कि 3 पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये कुछ साइट्स के एटलीस्ट ये साइट्स वाले याद रख लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया कैडेट्स? प्लीज कंफर्म कर दो। भारत के अंदर राखी गढ़ी है बेटा, आप अगर बात करें कि भारत के अंदर इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट कौन सी, दैट इज राखी गढ़ी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर पूरी दुनिया में इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है दैट इज द मोहनजोदारो, पर अगर भारत के अंदर बात करें, बिकॉज इंडस वैली 3 कंट्रीज के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी साइट है, लिख दिया मैंने, चिंता मत करना, सब मिल जाएगा। लार्जेस्ट इंडियन साइट, भारत के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है दैट इज राखी गढ़ी, नोट कीजिएगा, राखी गढ़ी भारत के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है,
भारत के अंदर है, ठीक है। तो कुछ साइट्स ये है, याद रखिएगा। बाकी किसी और को भी पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं। रोपर एक साइट है पंजाब के अंदर, आजादी के बाद सबसे पहली जो साइट अपन ने खोदी थी, निकाली, वो यही थी, रोपड़ ही थी। इसके अलावा आप देखो रंगपुर यहाँ पर है ना, आलमगीरपुर है, दाइमाबाद यहाँ पर मिल जाएगी, कोट दीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट इसको इतना सीरियसली लेना मत बेटा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। बाकी साइट्स आप चाहो तो नोट्स में रख लेना, मैं मना नहीं करता हूं कभी भी, नोट्स में रखिए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर बता दिए। 3 स्टेज बेटा क्लियरली नहीं कालीबंगने के अंदर। कालीबंगने के जो 3 स्टेजेस है ना, जैसे 3 हम कहते हैं कि सब 3 शहर 3 पार्ट्स में डिवाइड है कालीबंगने का भी। कालीबंगने का क्लियर नहीं है, इतना क्लियर नहीं दिखता कालीबंगने का कि बहुत क्लियर है, बट आप जब दूसरे शहर की बात करें उसका बहुत क्लियर है। दैट इज क्लियर, बहुत क्लियर दिख रहा है धोलावीरा का। धोलावीरा प्रॉपरली क्लियर दिख रहा है, कालीबंगने इज नॉट दैट मच क्लियर, वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है कालीबंगना। तो लगता है कि यार ये चीज है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये वाली शहर सारे इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाले मत याद करना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल है कि लार्जेस्ट इंडियन साइट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेंगे। धोलावीरा हो गया, बनवाली देख लेना, तुरकोतला याद रखना, बिकॉज देखो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिल रहे साहब, ये ऊंट की हड्डी मिल गई कालीबंगने के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने एक्जैक्टली लोकेशन के साथ बना के दिए, बिकॉज देखो क्या है कि अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सवाल नहीं बनेगा, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। चलिए क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब एक लास्ट, इंडस वैली के अंदर एक सवाल हमेशा आता है, और इस सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि इंडस वैली की सभ्यता खत्म क्यों हो गई, डिक्लाइन क्यों हो गई। हमने देखा साहब कि इंडस वैली जो है वो खत्म हो गई, इंडस वैली की सभ्यता खत्म हो जाती है। इंडस वैली की सभ्यता डिक्लाइन हुई क्यों, क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हिसाब से। रीजंस मैं बताऊंगा, हम बात करने वाले रीजंस के बारे में। नहीं बेटा बचा है अभी टाइम। इंडस वैली की सभ्यता डिक्लाइन क्यों हुई, व्हाट वाज द रीजन। डिक्लाइन मतलब क्यों गिर गई सभ्यता, खत्म क्यों हो गई, क्या रीजंस हो सकते हैं। देखो रीजंस सर याद देखो मगअप नहीं करना होता है कभी भी, आपको मगअप नहीं करना है। याद करने का मतलब है आप केवल पढ़ लो और बात खत्म करो। जब आप सवाल देखोगे तो सवाल आपको आ जाएगा, रिवीजन इसी को तो कहते हैं। मगअप नहीं करना है, केवल समझना है। देखो पहला रीजन बिल्कुल सही बात है, इसके कई सारे रीजन से पहला माना जाता है साहब कि बहुत बार यहां पर अकाल पड़ा है, बहुत बार अकाल पड़ा। कि क्लाइमेट चेंज हुआ समय के साथ, क्लाइमेट चेंज हुआ जब समय के साथ, तो फिर क्या पानी वानी आना खत्म हो गया। जैसे लोथल, धोलावीरा, गुजरात रणो कच्छ वाला एरिया, बोले पानी वानी आना बंद हो गया, बारिश सही से नहीं हो रही, उससे बढ़ रहा है अकाल। अकाल पड़ने के कारण इन लोगों को उस शहर को छोड़ के जाना पड़ा। पहला रीजन ये माना जाता है कि अकाल पड़ा और अकाल के कारण शहर को छोड़ के जाना पड़ा। दूसरा रीजन सेम है, कहते हैं कि फ्लड आया होगा। क्या फ्लड है साहब, ये कहते हैं कि साहब नदियों ने अपना रुख चेंज कर लिया, फ्लड्स हुआ, नदियों ने क्या अपना रुख चेंज कर लिया, रुख उन शहरों से बना लिया जो कि इंडस वैली के लिए सबसे प्रमुख शहर थे। कि समय के साथ नदियां अपना रुख चेंज करती, अपने कोर्स को चेंज करती, ये देखा होगा आपने, समय के साथ नदियां अपना रुख बदलती। सेम चीज शायद यहां पर भी हुई कि इंडस वैली की तरफ नदियों ने अपना रुख बदल दिया और उसके कारण ये पूरे के पूरे शहर बह गए। अब देखो सारे के सारे अजम्पशन से कैसा हुआ होगा, रियल में वी डोंट न्यू कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, दीज आर द अजम्पशंस। तीसरा बोले आर्यंस ने हमला करा, आर्यंस कौन है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले। तीसरा पॉइंट कहता है साहब कि आर्यंस ने हमला करा है, आर्यंस ने हमला करा और आर्यंस के पास थी तलवारें, तलवार वलवार लेके आर्यंस आए और आर्यंस ने खत्म कर दिया आर्यंस का हमला। आर्यंस कौन है हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट नेक्स्ट रीजन कहता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड खत्म हो गया। इनके जो सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर थे, जिनके साथ ये ट्रेड करते थे, जिनके साथ ये व्यापार करते थे, वो था मेसोपोटामिया। इन्होंने बोला कि देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई खत्म, अब ये ट्रेड किसके साथ करें, बिजनेस किसके साथ करें। अब ट्रेड और बिजनेस ये कर नहीं पाए तो इनके शहर ऐसे ही खत्म हो गए। सीधी बात है ना, अगर ट्रेड और बिजनेस करेंगे तब तुम्हारे शहर अच्छे से चलेंगे, बोले ट्रेड बिजनेस से कर ही नहीं पाए। तीसरा लास्ट रीजन माना जाता है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी, कोविड जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी आई। इट माइट बी द कोविड जैसी एक बीमारी आई और इस बीमारी के कारण सब लोग मर गए। टास्क बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर से दूंगा अभी, है ना। अभी 2 तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स थे अपने, नेक्स्ट लेक्चर से आपको साइकोलॉजिकल टास्क में देना शुरू करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से अपन करेंगे। तो ये कुछ रीजन ये कहते हैं, और रीजन एक बार देख लेना बेटा कि दीज आर द रीजन जिसके कारण इंडस वैली पूरी तरीके से खत्म हो गई। ऐसा कहते हैं कि भैया इसी कारण खत्म हो गई। चलिए ठीक है बेटा, आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लेना। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि मगअप करो रटो, उसको रटने से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उसको पढ़ना है एक बार। अभी पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, हाँ, और मैं गारंटी से कह रहा हूं
एक बार रिवीजन कर लोगे उसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलने वाले हो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। आर्यंस भाई साहब आएंगे सेंट्रल एशिया से तलवार घोड़े वोड़े लेके। अभी तो घोड़ा नहीं पता है घोड़ा क्या होता है, वो घोड़े लेके आएंगे, तलवार लेके आएंगे, हथियार लेकर आएंगे, और फिर भारत के अंदर उनकी लड़ाई होगी। दास दस्यु के बारे में हम बात करेंगे, एक वॉर के बारे में बात करेंगे जहां पर एक राजा 10 राजाओं को हराएगा एक साथ। कैसे हराया, क्यों हराया, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत बात हम ब्लैक मैजिक के बारे में करेंगे, तो मजा आएगा। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं मैं आपसे। आप सब अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।